कक्षा 8 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके जो एनएमएमएस परीक्षा का पेपर होने वाला है, राष्ट्रीय साधन स मेधावी छात्रवृत्ति चयन परीक्षा, जिसमें आपको 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। उस परीक्षा के लिए आपके बोर्ड की ओर से ऑफिशियली आपके बोर्ड की ओर से इसका जो क्वेश्चन बैंक है वो जारी कर दिया है। आपके सामने ये आ चुका है। आपके सेट का भी क्वेश्चन बैंक आ चुका है और आपका मेट का जो पेपर होगा उसका भी क्वेश्चन बैंक जारी कर दिया है। तो मैं आपको दोनों ही आपको यहाँ पे सोल्व करवाऊँगा। ये पेपर आपके बोर्ड की ओर से जारी किया है, तो आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है, तैयार कर लेना है, क्योंकि आपके जो पेपर आएंगे उसमें अधिकतर क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो ज़रूर इस क्वेश्चन बैंक को अच्छे से तैयार कर लेना। आपके सेट के अंदर गणित, विज्ञान और सामाजिक तीनों के आपके लगभग 100 क्वेश्चन आपके, और सेट के भी है और आपके मेट के भी लगभग जो 200-250 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। और दोनों की पीडीएफ आपको अपने स्कूल से मिल जाएगी। अगर आपके स्कूल से नहीं मिलती हैं तो आप इसको अपने ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसको ऐप पे भी डाल दिए हैं। और इससे बढ़िया तैयारी करनी है और आपका जो लक्ष्य है एनएमएमएस परीक्षा को पास करना, उसके लिए आप जो टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं। ऐप के ऊपर आपके लिए टेस्ट भी दे रखे, तो कक्षा 8 की जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप वहाँ से इसको देख सकते हैं फ्री में। तो ये पीडीएफ आपके लिए उपलब्ध है और ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप के ऊपर रात को शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में आपके लिए फ्री टेस्ट भी होता है, तो आप वहाँ पर टेस्ट भी देना। और आपको एनएमएमएस परीक्षा से संबंधित और भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरी व्हाट्सअप नंबर है 7568350069। इस पर आप मैसेज कर देना। कोई सवाल समझ में नहीं आए या फिर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो उसका भी आप मैसेज कर देना, उसको आपको समझा देंगे। और इस वीडियो में आपका जो क्वेश्चन बैंक आया है उसमें साइंस के जो क्वेश्चन है उसको एक ही वीडियो में अपन सोल्व करेंगे। सभी के आंसर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। साइंस का इस प्रकार का ये पूरा पेपर है जिसमें आपके साइंस के भी हैं, और ये आपके ऑफिशियल बोर्ड की ओर से जो आपके मॉडल पेपर जारी किया गए हैं क्वेश्चन बैंक के, ये नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम, और ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए परीक्षा करवाई जा रही है। और जो बच्चे इसमें सेलेक्ट होंगे उनको हर साल 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी 4 साल तक, यानी कि 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति आपको मिलने वाली है। तो ये आपके विद्यार्थियों के चयन को अधिकाधिक अभ्यास के लिए आपका चयन हो इसमें, और आप जो इसमें प्रैक्टिस कर सकें, इसके लिए बोर्ड ने आपके लिए क्वेश्चन बैंक तैयार किया है। और इसको आप जो अपने स्कूल से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके स्कूल से नहीं मिला हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से या फिर अपने जो ऐप से इसको डाउनलोड कर लेना। इस पेपर को तैयार करने में इन सभी जो अनुभवी जो शिक्षक वर्ग हैं इनका जो इसमें बहुत योगदान है। इन सभी शिक्षक लेखक का जो समूह दे रखा आपके सामने, ये इन सभी जो वरिष्ठ अध्यापक हैं और जो अनुभवी शिक्षक हैं इनका इसमें योगदान लिया गया है। तो ये सभी जो शिक्षक हैं इनकी ओर से इसको तैयार किया गया है। इसमें आपके सामाजिक के प्रश्न दे रखे, विज्ञान के प्रश्न दे रखे और गणित के प्रश्न दे रखे। मैं आपको तीनों ही विषय का एक अलग अलग वीडियो में, एक वीडियो में सामाजिक को, एक वीडियो में विज्ञान को और एक वीडियो में गणित को, तीनों ही आपके पेपर 3 वीडियो में इसको सोल्व करवा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपके इस वीडियो में विज्ञान के जो आपके इसमें प्रश्न दे रखे हैं उनको एक साथ अपन सोल्व करने वाले हैं। टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देना है और पेपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने हैं। 2016 से लगा के 2025 तक इस साल के भी जिन स्टेट में पेपर हो चुका है उनका पेपर भी आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। इन पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करना है और आपका जो सिलेक्शन इसमें आराम से होगा। तो निश्चित रूप से ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे तो आपका सिलेक्शन जल्दी होगा और ज़्यादा अंकों से होगा और मेरिट में आपका जो स्थान और ऊंचा होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से, ये साइंस के क्वेश्चन देखो 1 से लगा के 100 तक, और 1 से 100 तक सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। निम्न में से किसकी उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम को संपन्न होना दर्शाती है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो किसकी उपस्थिति को दर्शाता है, तो इसका उत्तर क्या करेंगे। सही उत्तर है, मैं आपको सीधा उत्तर बताऊंगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपके स्टार्च। स्टार्च जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रम को दर्शाता है। तो स्टार्च आपको याद कर लेना। आयोडीन क्या होता है, तो आयोडीन की कमी से बच्चों गेंगा रोग होता है, गलगन रोग होता है। ये गला फूल जाता है, सूज जाता है, लटक जाता है, ये आयोडीन की कमी से होता है, गलगन या गेंगा रोग। और ये थायरोक्सिन हार्मोन को प्रभावित करता है, जो कि थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, और ये ग्रंथि अपने गले में होती है एच आकार की। तो ये आपको इसमें आयोडीन के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कीटों को अपना आहार बनाने वाले पादप। ये आपने 7वीं क्लास में पढ़ा होगा। जो पादप कीटों को अपना आहार बनाते हैं उसको अपन कीटभक्षी पादप कहते हैं। क्या कहते हैं, कीटभक्षी पादप कहते हैं। वो चाहे आपका संड्यू हो, ड्रोसेरा हो, ठीक है, यूट्रिकुलेरिया हो, ये सभी आपके कीटभक्षी पादप के उदाहरण हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, संड्यू हो जाएगा। बाकी इसमें जो अमरबिल दे रखा है वो परजीवी पादप है। ये दूसरे पौधे पर निर्भर रहता है। आपने देखा होगा पीले पीले तंतु जो होते हैं वो किसी बबूल के पेड़ के ऊपर, या आपकी जो कोई घास लगा रखी खेत में, रजका वगैरह, तो बरसी में है, उसके ऊपर भी आपको ये देखने को मिलता है। तो ये पीले रंग के तंतु होते हैं और ये परजीवी पादप होता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है।
इसमें क्या नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका रंग जो पीला होता है। तो इसका उत्तर अपन क्या करेंगे, संड्यू करेंगे, यूट्रिकुलेरिया करेंगे, ड्रोसेरा करेंगे। ये सभी आपके कीट भक्षी पादप के उदाहरण हैं। ये कीड़े मकोड़े के खाने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न आपके, रूमिनेंट्स में सेल्यूलोज का पाचन कहाँ होता है? तो बच्चों रूमिनेंट्स जो होते हैं उनमें सेल्यूलोज का जो पाचन होता है वो अंधनाल में होता है। कहाँ पे होता है? अंधनाल में होता है। ठीक है, इसमें रूमेन में होता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रूमेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी, क्वेश्चन नंबर आपके है चौथा क्वेश्चन है, किस अंग की भीतरी सतह पर रसांकुर पाए जाते हैं? रसांकुर कहाँ पाए जाते हैं? तो रसांकुर जो पाए जाते हैं वो जो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें पाया जाता है। तो इसका उत्तर क्या कर लेंगे? छोटी आंत करेंगे। क्षुद्रांत कहते हैं छोटी आंत को, और वृदांत कहते हैं बड़ी आंत को। बच्चों छोटी आंत जो लंबी होती है और बड़ी आंत छोटी होती है, याद रखना। ठीक है, सबसे छोटी बड़ी जो होती है वो छोटी, उल्टा है इसमें, आपको याद कर लेना। छोटी आंत है लेकिन उसकी लंबाई ज़्यादा होती है और बड़ी आंत की लंबाई कम होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अवयव का उपयोग थर्मामीटर में करते हैं? बच्चों थर्मामीटर क्या होता है? ताप मापने का यंत्र होता है। ठीक है, थर्मामीटर क्या होता है? टेम्परेचर उसको मेज़र करने का एक डिवाइस, उपकरण है। तो इसका अंदर किसका उपयोग करते हैं? तो इसके अंदर एक प्रयोग करते हैं पारे का। पारा क्या होता है? Hg होता है। इसको अपन मरकरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मरकरी कहा जाता है। और बच्चों मरकरी जो होती है एक ऐसी धातु है, मरकरी एक ऐसी धातु है जो किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। जबकि आप बात करें आपके अधातु की, तो एक अधातु होती है ब्रोमीन, अधातु होती है ब्रोमीन, ये भी आपके लिक्विड फॉर्म में पाई जाती हैं। और मरकरी भी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, तरल अवस्था में पाई जाती हैं। सोडियम की बात करें तो बच्चों बहुत अभिक्रियाशील तत्व है ये सोडियम। इसको अगर पानी में डाल देंगे तो अपने आप आग लग जाती है, इतना अभिक्रियाशील होता है। तो बच्चों फिर इसको रखते हैं किस में? तो सोडियम को रखा जाता है मिट्टी के तेल में, केरोसिन में रखा जाता है। और सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na होता है। कि इसको आपको याद कर लेना है, Na। और फास्फोरस जो होता है उसको पानी में रखते हैं, ये हवा में आग पकड़ लेता है, तो इसको पानी में रखा जाता है फास्फोरस को। सोना सबसे तन्य धातु है। सोना इतना तन्य होता है, तन्य का मतलब खींच के तार बना सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आपके पास में अगर 1 ग्राम सोना है तो उससे आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो, इतनी तन्य धातु है। तो ये सोना जो तन्य धातु है और ये आपके आभूषण बनाने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की, लकड़ी की चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया जाता है तो उसका दूसरा सिरा क्या होगा? तो बच्चों लकड़ी की चम्मच को जब भी आइसक्रीम के चम्मच में डुबाया जाएगा तो उसका चालन के कारण वो ठंडा हो जाएगा। तो इसका छठे का जो करेक्ट आंसर वो ये ऑप्शन हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा का मिश्रण है। तो अम्लीय वर्षा में कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होता है, कौन कौन से इसमें अम्ल होते हैं? तो अम्लीय वर्षा में जो मिश्रण होता है वो एक तो नाइट्रिक अम्ल होता है, एक सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और एक आपका जल होता है। ये तीनों मिलकर आपके नाइट्रिक अम्ल को क्या कहते हैं? HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल होता है। और H2SO4 होता है अपना सल्फ्यूरिक अम्ल। ये सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं बच्चों, इसको अम्लों का राजा कहते हैं, इसको अम्लों का राजा कहा जाता है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो बच्चों इसका जो उपयोग किया जाता है अम्लों के राजा का, ये 2 तरह का होता है, तनु भी होता है और सांद्र भी होता है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो उपयोग करते हैं अपने जो बैटरी होती हैं वाहनों की, जो उस बैटरी में इसका उपयोग किया जाता है। तो बैटरी में इसका प्रयोग करते हैं। बाकी एक अम्लराज बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, एक्वारेजिया जिसको अपन कहते हैं अम्लराज। इसमें HNO3 का अनुपात 1 लीटर और सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुपात होता है 3 लीटर। तो 1:3 में इसको मिलाते हैं तो ये एक्वारेजिया अम्लराज बनता है। और ये इतना खतरनाक होता है, ये सोने चांदी और प्लेटिनम जैसी धातुओं को भी गलाने की क्षमता रखता है। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसका उत्तर क्या करेंगे? 7वें का फर्स्ट इसका आंसर रहेगा। अच्छा, आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट करके बता देना, उसको करेक्शन कर लेंगे। अगला प्रश्न आपकी, आसुत जल की प्रकृति क्या होती है? तो आसुत जल की जो प्रकृति होती है वो उदासीन होता है बच्चों। नहीं तो ये अम्लीय होता है, नहीं ये क्षारीय होता है। मतलब ये उदासीन होता है, इसमें अम्लीय और क्षारीयता नहीं पाई जाती। इसका pH मान जो होता है, इसका pH मान जो होता है वो 7 होता है। और जिसका pH मान 7 होता है वो उदासीन होता है। और जिसका pH मान 0 से लगा के 7 के बीच में होता है वो अम्लीय होता है। और जिसका pH मान 7 से लगा के 14 के बीच में होता है वो आपके क्षारीय होता है। तो जैसे जैसे ये जो एक स्केल होती है, pH स्केल होती है जो कि अम्लीयता और क्षारीयता मापने का काम करती है, 0, 7 और 14 इस पर लिखे होते हैं। ये बीच में उदासीन होता है, नहीं तो ये अम्लीय होता है, नहीं क्षारीय होता है। जैसे आसुत जल, जैसे जैसे 0 की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे अम्लीयता बढ़ती है, जैसे जैसे 14 की तरफ बढ़ेंगे वैसे क्षारीयता बढ़ती है। तो ये आपको थोड़ा सा अलग से ध्यान रखना है। सोरेनसन ने ये स्केल दी थी, सोरेनसन ने। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी ये जो भौतिक परिवर्तन है?
भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ये उत्क्रमणीय होते हैं, वापस पूर्व की अवस्था में आ सकते हैं। ये अस्थायी परिवर्तन होते हैं। जैसे लोहे के ऊपर जंग लगना, तो लोहे के ऊपर जंग लगना, इसमें आपके नया पदार्थ बनता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही बनना, वापस दही से दूध नहीं बना सकते, ये आपके रासायनिक परिवर्तन है। टायर का जलना, जल गया राख हो गई, इससे वापस टायर नहीं बना सकते, ये भी आपके रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन बच्चों बर्फ़ का पिघलना, अगर बर्फ़ पिघल रही है तो पिघला हुआ जो पानी होगा उसको वापस फ्रिज में रख देना, वापस बर्फ़ बन जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, आपका भौतिक परिवर्तन होगा। इसको अपन फिजिकल चेंज कहते हैं। तो मेल्टिंग आइस जो होती है वो आपका क्या होती है, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो इसमें ये भौतिक परिवर्तन है। बाकी लोहे पे जंग लगना, टायर को जलाना, दूध का दही बनना, ये सभी आपके रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। कमेंट करके बताना। देखिए दूध का दही बनना, ये इसमें कौन सा जीवाणु होता है, कौन सा जीवाणु होता है जो दूध को दही में बदल देता है, उस जीवाणु का नाम आपको कमेंट करके बताना है। और लोहे को जंग से बचाने के लिए इसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इसको अंग्रेजी में गैल्वेनाइजेशन कहते हैं और हिंदी में इसको कहा जाता है यशद लेपन। क्या कहते हैं इसको, यशद लेपन कहा जाता है। और क्रोमियम की परत भी चढ़ाई जाती है, उससे जंग लगने से इसको बचाया जा सकता है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, बर्फ़ का पिघलना आपके भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न आपके ये लो, अगला प्रश्न आ गया कि लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है। तो बच्चों लोहे पर जंग लगने के लिए एक तो आपका ऑक्सीजन आवश्यक है और एक आपका जल वाष्प। तो 10वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन और जल, ये दोनों आवश्यक हैं। अगर नम वाष्प होगा तो आपकी जो लोहे पे जंग लग जाएगा। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उसमें क्या कर देते हैं, उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं, या अपन रेड ऑक्साइड कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, क्रोमियम की परत चढ़ा देते हैं। ये सभी काम करके अपन लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है आपके पेशियों में, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन आपके पेशियों में ऐठन से उत्पन्न उत्तरदायी आपके अम्ल कौन सा होता है। देखो अब जब भी आपके पेशियों में जो ऐठन उत्पन्न होती है, थकान आती है, तो ये लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। तो याद कर लेना, ये लैक्टिक अम्ल के कारण थकान उत्पन्न होती है। मछलियों में श्वसन अंग क्या है, कौन सा है। तो मछलियाँ जो श्वसन करती हैं वो किससे करती हैं, गिल्स से करती है। किससे करती है बच्चों, गिल्स से करती है। इसका उत्तर अपन गिल्स करेंगे। अपन किससे करते हैं श्वसन, फेफड़े से। अपने फेफड़े हैं, मछलियों के गिल्स हैं, गलफड़े हैं। और ये श्वास रंध्र किसका होता है, ये कॉकरोच के होता है। किसके होता है, कॉकरोच का जो होता है वो श्वसन अंग वो आपकी क्या होता है, कॉकरोच। आपने देखा होगा, बहुत सी बार आप डर गए होंगे। वो कॉकरोच श्वास रंध्र से श्वसन क्रिया करता है। और त्वचा से कौन करता है, तो त्वचा से करता है केंचुआ। केंचुआ आपको पता है, इसको किसान मित्र कहा जाता है। केंचुआ को किसान मित्र कहा जाता है। तो ये आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की। तो बच्चों रक्त परिसंचरण की जो खोज की थी वो विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। और ये चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज की थी। ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की थी। और थॉमस अल्वा एडिशन, जो आपका जो ये बल्ब होता है, इस बल्ब की खोज किसने की, थॉमस अल्वा एडिशन ने की थी। इसको एडिशन बल्ब कहा जाता है। आपने जो देखा होगा इस प्रकार के जो बल्ब होते हैं, ये इस प्रकार के, और ये बल्ब जो होते हैं इसमें ये तंतु लगी होती है। ठीक है, इसके अंदर ये तंतु लगी होती है। ये तंतु जो होती है बच्चों टंगस्टन की होती है। किसकी होती है, टंगस्टन की होती है। बहुत ये इसका जो क्वथनांक होता है, गलनांक क्वथनांक, ये बहुत ही ऊँच होता है। और ये W से इसको लिखते हैं टंगस्टन को। ठीक है, अपने राजस्थान में टंगस्टन कहाँ निकलता है, तो टंगस्टन निकलता है डेगाना। डेगाना नागौर में स्थान है, वहाँ पर ये टंगस्टन निकलता है। तो बच्चों इसका उत्तर क्या करेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, तो विलियम हार्वे ने की थी। रक्त का रंग लाल होने के लिए उत्तरदायी वर्णक। बच्चों अपने रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। अपना खून लाल होता है, इसका क्या कारण है, हीमोग्लोबिन इसका कारण है। तो खून में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है इसके कारण अपने खून का रंग लाल होता है। और ये क्लोरोफिल क्या होता है, तो बच्चों ये पत्तियों का रंग हरा होने के लिए उत्तरदायी है। पत्तियों का रंग हरा होता है, इसके लिए उत्तरदायी होता है क्लोरोफिल। और फ्लोएम क्या होता है, तो ये पौधों में खाद्य जो पदार्थ होता है उसके संवहन के लिए ये उत्तरदायी होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है ये इंसुलिन अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। और इसकी कमी से डायबिटीज़ होती है। जो शर्करा का मात्रा, जो ऊंची मात्रा निम्न मात्रा हो जाती है, तो ये आपके खून में जो शुगर को लेवल को कंट्रोल करने का कार्य करता है इंसुलिन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। और इसको अपन डायबिटीज़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डायबिटीज़ कहते हैं। और ये अधिवृक्क अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा इसको स्रावित किया जाता है। आपको पता हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कमेंट करके बताओ कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, किस पादप में प्रकीर्णन द्वारा जंतुओं किस पादप में प्रकीर्णन द्वारा तंतुओं प्रकीर्णन क्रिया तंतुओं द्वारा, क्या कह रहा है, एक मिनट इसको वापस देख लेते हैं। किस पादप में प्रकीर्णन की क्रिया जंतुओं के द्वारा संपन्न होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके जेंथियम जो पादप होता है, इसमें प्रकीर्णन की जो प्रक्रिया है वो आपके जंतुओं के द्वारा होती है। उसके लग जाते हैं वो, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? जेंथियम करेंगे। अगला प्रश्न है, पादपों में निषेचन के पश्चात अंडाशय से विकसित होकर क्या बनता है? तो बच्चों फल बनता है। फल जो होता है वो निषेचन के बाद में जो अंडाशय होता है वो फल का रूप धारण कर लेता है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? फल कर देंगे। अच्छा, आप कमेंट करके बताना कि बाह्य निषेचन किस में पाया जाता है। एक तो बाह्य निषेचन किस में पाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। एक आपको बताना है कि किन जंतुओं को अंडप्रजक जंतु कहा जाता है। अंडप्रजक जंतु किसको कहा जाता है? 2 उदाहरण आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर है 17। लक्षिता 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 20 मीटर में कितनी दूरी तय करेगी? देखो, अगर वो ये आपके दूरी तय करनी है तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। दूरी बटा समय होता है। तो ये आपको इसको क्या करना है, चाल को और समय को गुणा कर देना तो दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो चाल इंटू समय करेंगे, लेकिन ये मिनट में दे रखा है और समय इसकी चाल दे रखी सेकंड में दे रखी, तो अपन क्या करेंगे, इस मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे। तो 20 इंटू 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो उसको गुणा करेंगे तो 6 दूनी 1200 सेकंड हो जाएगा। 1200 सेकंड हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे इसके 2 से, तो ये तो हो गया समय, और इसकी चाल कितनी है? 2 मीटर प्रति सेकंड, तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 12 दूनी 24 हो जाएगा, और 2400 मीटर इसका आंसर आएगा। तो 2400 मीटर कहाँ दे रखा है बच्चों? तीसरे ऑप्शन में दे रखा है 2400 मीटर, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना क्वेश्चन नंबर है 18वां। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की जो दूरी और समय का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? तो ये एक सरल रेखा बनती, ये आपके समय है और ये आपकी दूरी है। ये नियत चाल है, तो इसका जो रेखा बनेगी वो आपकी सीधी रेखा बनती है। अगला प्रश्न आपके, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की होती है तो वह तप्त हो जाता है, यानी कि वो लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है। जब भी किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, करंट आता है तार में, तो वो गर्म हो जाता है। तो ये विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव होता है? तो बच्चों ये जो होता है वो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता है। इसको अपन थर्मल इफेक्ट कहते हैं, और थर्मल इफेक्ट पर ही कई सारे उपकरण आपके काम करते हैं। जैसे आपका हीटर हो गया, हीटर भी थर्मल इफेक्ट पे आधारित है। निमज्जन छड़ हो गई, आपकी जो पानी गर्म करने की रॉड होती है वो भी इसी तापीय प्रभाव पे आधारित होती हैं। और ये सभी जो इलेक्ट्रिक चूल्हे वगैरह होते हैं सारे के सारे इसी पे आधारित काम करते हैं। आप पिन लगाएंगे वो फिर लाल हो जाता है तंतु तार, और फिर वो आप पे हीटिंग जो ताप है वो उत्सर्जित करता है। तो ये आपका तापीय प्रभाव पर आपको आधारित याद कर लेना है। नेक्स्ट है आपके, प्रतिदीप्त नलिकाओं से प्रकाश प्राप्त करने की किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपके पारे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रतिदीप्त जो नलिका होती है इससे प्रकाश प्राप्त करने के लिए पारे का प्रयोग किया जाता है। पारा आपको बता ही दिया क्या है पारा। पारा एक धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, और चांदी जो होती है ये भी एक धातु है, लेकिन ये विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु होती है। सबसे ज़्यादा जो करंट प्रवाहित होता है वो चांदी में होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि तार तो चांदी के नहीं बनाए जाते हैं, तार तो एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। जो लाइट के तार होते हैं वो एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं या फिर तांबे के बनाए जाते हैं। तो क्या कारण है कि चांदी के तार नहीं बना के ये, जबकि चांदी में करंट सबसे ज़्यादा आता है, सबसे अच्छी चालक होते हैं धातु की, ये धातुओं में चांदी। तो इसका क्या कारण है आप बताना मुझे कमेंट करके कि इसका क्या कारण है बच्चों कि जो बिजली के तार है वो चांदी के नहीं बना के ये एल्यूमिनियम के और इसमें तांबे के बना देते हैं। तो कमेंट करके बताना, देखें आपका क्या विचार है इसके ऊपर। चांदी जो होती है वो एक महंगी धातु होती है और इसको एजी से लिखते हैं, और लोहा जो होता है वो आपकी धातु है, इस पर जंग लगने से रोकने के लिए इसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं। और तांबा आपके जो धातु है ये, इसमें कॉपर कहते हैं इसको। कार के पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? बच्चों कार के जो साइड में जो ग्लास होता है, कांच साइड ग्लास होता है, ये आपका थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखेगा। तो ऊपर उठा हुआ उभरा हुआ दिखता है, तो उभरा हुआ तो उत्तल होता है। वो कौन सा होता है? उत्तल होता है। बाहर थोड़ा उभरा हुआ दिखता है, और इसमें जो बड़ी वस्तु वो छोटी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपके उत्तल दर्पण का उदाहरण है। जबकि गाड़ी की हेडलाइट की बात करें तो आपकी जो गाड़ी की हेडलाइट है, ये हेडलाइट, उस हेडलाइट में कौन सा दर्पण काम में लेते हैं? तो बच्चों अवतल दर्पण काम में लेते हैं। और घर पे जो आपके कांच लगा हुआ है, आप जहाँ तैयार होने से पहले अपना मुंह देखते हैं रोजाना,
वो समतल दर्पण है। वो कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। समतल दर्पण का नियम ये है कि समतल दर्पण के आप जितने आगे खड़े होंगे आपका फ़ोटो दर्पण के पीछे उतना ही दूर बनेगा। तो जितना दूर आप दर्पण की, जैसे मान लो ये मिरर लगा हुआ है आपके घर में, अलमारी के पास, ये अलमारी के ऊपर लगा हुआ है, आप अलमारी से 1 मीटर दूर खड़े, कितना मीटर दूर खड़े? 1 मीटर। तो आपका जो ये आप ए बी आपका ये आप खड़े हैं, ए बी है ना, ये ए बी आप खड़े हैं इसमें, ठीक है, ये आप खड़े हैं इसमें। तो आपका जो फ़ोटो बनेगा वो अलमारी में 1 मीटर पीछे बनेगा, ठीक है। तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप अलमारी से 1 मीटर अंदर खड़े हैं। तो जितना आप अंदर खड़े होते हैं उतना ही जितना आप दूर खड़े होते हैं आपका फ़ोटो उतना ही दूर बनता है। आप पास में आएंगे तो वो आपका फ़ोटो भी पास में आ जाएगा। आप इसको प्रयोग करके देखना, जब आप पास में जाएंगे तो आपका जो प्रतिबिंब है वो भी पास में आएगा, जब आप दूर जाएंगे तो आपका प्रतिबिंब भी दूर जाएगा। तो ये आपके विशेष तौर पे ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, पार्श्व परावर्तन। पार्श्व परावर्तन क्या होता है बच्चों? पार्श्व परावर्तन, अगर आप अपना दायां कान पकड़ेंगे, आप इसको कांच में पकड़ देखना इसको प्रयोग करके, और मुझे कमेंट करके बताना ऐसा होता कि नहीं होता है। आप अपना दायां कान पकड़ना तो आपको कांच में ऐसा दिखेगा दर्पण में कि आप जो बायां कान पकड़ रहे हैं, ठीक है, आपका कांच में बायां कान आ जाएगा। तो आप अगर दायां पकड़ेंगे तो बायां दिखेगा और बायां पकड़ेंगे तो दायां कान दिखेगा। वो आप उल्टा हो जाता है, दायां भाग बाईं ओर दिखता है और बायां भाग दाईं ओर दिखता है। तो ये आपका पार्श्व परावर्तन कहलाता है। और इसी पार्श्व परावर्तन के कारण आपने देखा होगा जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो ऐसा लिखा होता है, AMBULANC और E, ऐसा लिखा होता है एम्बुलेंस। ये ऐसा क्यों लिखा होता है? ऐसा इसलिए लिखा होता है कि ये एम्बुलेंस उल्टा लिखने के कारण बायां भाग दाईं ओर दिखता है और दायां भाग बाईं ओर दिखता है कांच में। पार्श्व परावर्तन के कारण ये जो सामने वाली गाड़ी होगी, आगे वाली गाड़ी, उसको एम्बुलेंस का जो नाम है ये उसके जो साइड ग्लास होगा उसमें सीधा दिखेगा और वो उसको साइड जल्दी दे देगा। अगर सीधा लिखा हुआ था तो उसको उल्टा दिखेगा, वो पढ़ ही नहीं पाएगा ढंग से। तो इसलिए एम्बुलेंस ये जो होती है, ये इसके ऊपर आपने देखा होगा एम्बुलेंस के ऊपर उल्टा लिखा होता है। कभी कभी आपके भी दिमाग में आया होगा कि यार ये उल्टा क्यों लिखा है, एम्बुलेंस की मीनिंग तो मैंने तो ऐसे याद कर रखी है, जबकि उन्होंने तो उल्टी लिखी हुई है। तो ऐसा पार्श्व परावर्तन, जब भी ऐसा कोई मौका आता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो जल्दी में जो ट्रैफिक को हटाने के लिए ये ऐसा काम किया जाता है। आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, कमेंट करके बताना ऐसा आपके साथ कभी हुआ या नहीं हुआ। क्या आपने देखा यार एम्बुलेंस के ऊपर उल्टा नाम क्यों लिखा हुआ है? कभी न कभी तो आपके दिमाग में आया होगा। तो एक तो ये है कि इसका जो फ़ोटो है वो आपके आभासी होता है, ठीक है। दर्पण में जो समतल दर्पण में जो फ़ोटो बनता है वो आभासी होता है, इसको पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आभासी होता है वो सीधा होता है, आभासी होता है वो सीधा होता है, आभासी हमेशा सीधा होता है और वास्तविक जो होता है वो उल्टा होता है। आभासी सीधा, तो इसमें फ़ोटो जो बनता है अपने कांच में, अपना फ़ोटो सीधा बनता है, आभासी है, केवल उसको महसूस कर सकते हैं। और वास्तविक होता है तो वो उल्टा बनता है। हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, ठीक है। जो वास्तव में जो चीज़ होती है वो चीज़ अपने को उल्टी ही लगती है, लेकिन जो आभासी होती है वो सीधी लगती है, लेकिन वो सीधी होती नहीं है, वो केवल आभास होती है। तो ये आपको याद करना। इसके अलावा अगर मान लो आपकी लंबाई 2 मीटर है, या फिर कोई 2 मीटर का एक पेड़ है, 2 मीटर का कोई एक पेड़ है, 2 मीटर का एक पेड़ है, और आपसे कोई पूछे कि यार इस पेड़ को अपने को पूरा कांच में देखना है, तो आपके पास में ये दर्पण कितने मीटर का होना चाहिए? तो जितने मीटर की वस्तु है उसका आधा मीटर, मतलब आधा मीटर का मतलब उसका आधा। 2 मीटर का है तो आपका जो दर्पण है उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? आपका 1 मीटर का कांच आपके पास में होना चाहिए, 1 मीटर। परीक्षा में आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनको अच्छे से याद कर लेना। तो ये आपका 1 मीटर का कांच आपके पास में होना चाहिए। कांच में बार बार कांच शब्द का मैं ले रहा हूँ क्योंकि अपने यही आया हुआ है दिमाग में, कांच ही अपन बोलते हैं इसको। वैसे ये दर्पण होता है, कांच अलग चीज़ होती है, कांच के पीछे पॉलिश नहीं होती है। कांच तो आपके प्रिंसिपल सर की जो टेबल है उसके ऊपर पड़ा होता है, वो कांच होता है, ठीक है। वो ग्लास होती है, वो उसके आर पार देख सकते हैं, वो पारदर्शी वस्तु है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, दर्पण के बारे में पूछा जाता है ये प्रश्न। नेक्स्ट है फिर आपके न्यूटन की डिस्क किससे संबंधित है? तो न्यूटन की जो डिस्क है वो प्रकाश का जो 7 रंग में विभाजित होता है उससे संबंधित है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? 22 का 3 करेंगे। प्रकाश का 7 रंग, प्रकाश के अंदर 7 रंग होते हैं, इंद्रधनुष में भी 7 रंग होते हैं। उसका क्रम भी आपको याद कर लेना है, बे, नी, आ, ह, पी, ना, ला। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। प्रश्न ऐसा आता है कि बीच में कौन सा कलर आता है? तो बीच में बच्चों हरा कलर आता है। देखो बीच में कौन सा है? हरा कलर है इसमें। ये प्रश्न आया हुआ भी है और उसमें हरा ही माना था। कई बड़ी कक्षा में इसको पीला मानते, लेकिन इसको आपके 8वीं क्लास में हरा ही मान रखा है।
तो हरा ही करना आपको। नेक्स्ट है आपके, इनमें से कौन सा समूह वन से मृत जंतुओं को खाकर अपने जंगल के वातावरण को साफ करने में मदद करता है। तो जंगल में जो जीव जंतु मर जाते हैं उनको खाकर पर्यावरण को साफ करने का कार्य कौन करते हैं, तो ये करते हैं एक तो गिद्ध, एक कौवा और एक गीदड़। ये जो तीन जंतु हैं ये पर्यावरण के जो सफाई कर्मचारी के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि वो कहीं भी गंदगी होती है उसको साफ करने का कार्य करते हैं। तो इसका उत्तर अपन ये कर देंगे। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है। तो खाद्य श्रृंखला में पहले उत्पादक होगा, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता, ऐसे होता है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, इसका उत्तर देखो, घास उत्पादक है, फिर कीट प्राथमिक उत्पादक उपभोक्ता हो जाएगा, मेंढक द्वितीय उपभोक्ता, सर्प तृतीय उपभोक्ता। इस प्रकार से आपका इसका उत्तर क्या करेगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपके उदाहरण नंबर सवाल नंबर 25 है कि आपको अकार्बनिक अशुद्धि कौन सी वो आपको बतानी है। अकार्बनिक जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी है वो आपको बतानी है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपके नाइट्रेट हो जाएगा। बाकी मानव मल, जैविक अपशिष्ट, तेल, ये आपकी सभी जो कार्बनिक अशुद्धि के उदाहरण हैं। नाइट्रेट जो है आपके अकार्बनिक अशुद्धि हैं। शुष्क अपंग का उपयोग, शुष्क अपंग का जो उपयोग है वो किसके रूप में किया जाता है। तो शुष्क अपंग जो होता है इसका उपयोग जो खाद बनाने में किया जाता है। ठीक है, खाद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा खाद में और उर्वरक में क्या अंतर है। तो खाद जो होता है वो देसी खाद होता है, गोबर अपशिष्ट वगैरह से बनाया जाता है, जबकि उर्वरक जो होता है वो फर्टिलाइज़र वो फैक्ट्रियों में बनता है। उसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है, नहीं के बराबर होती है, जबकि खाद में ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो बच्चों मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए खाद और उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। तो 27वें का उत्तर क्या हो जाएगा, आपके खाद और उर्वरक हो जाएगा। अच्छा, बीज बोने की जो मशीन होती है उसका क्या नाम है, कमेंट करके बताना। देखें नेक्स्ट आपके बीजों की गुणवत्ता को कैसे सुनिश्चित करते हैं। तो बीजों की जो गुणवत्ता होती है उसको सुनिश्चित करने के लिए उसका परीक्षण किया जाता है। क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। बीजों की गुणवत्ता को देखने के लिए उसको पानी में डालकर देखेंगे। अगर पानी के ऊपर तैरते हैं तो वो खोखले हैं, वो खराब बीज हैं, और पानी में डूब जाएंगे तो वो अच्छे बीज हैं। इस प्रकार से परीक्षण करके देखा जाता है। किस प्रकार के सूक्ष्म जीव पर्यावरण को स्वच्छ रखने में योगदान देते हैं। तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने में योगदान देने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो कार्बनिक अपशिष्ट के अपघटन के द्वारा करते हैं। तो ये आपके ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए राइजोबियम होता है। क्या होता है, राइजोबियम होता है, याद कर लेना, राइजोबियम। और पाश्चुरीकरण के द्वारा जो दूध को लंबे समय तक जो बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है, प्रतिजैविक कौन सी है। तो बच्चों प्रतिजैविक कौन सी, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक आपके प्रतिजैविक का उदाहरण है। याद करें ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक है। और प्रथम प्रतिजैविक जो खोजी गई थी वो पेनिसिलिन है। और पेनिसिलिन की खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो ये आपको याद करना। आप कमेंट करके बताना, चेचक का टीका किसने खोजा, चेचक का टीका किसने खोजा था, कमेंट करके बताना। और एक आपका एंथ्रेक्स रोग, एंथ्रेक्स रोग का जो रोग कारक है वो किसने खोजा था। यीस्ट, यीस्ट क्या होता है, यीस्ट आपने देखा होगा एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो ये एल्कोहल वाला यही है यीस्ट, आप इसको काम में लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट ये Na2CO3 होता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट ये खाने का सोडा होता है। आपने घर में पकौड़े वगैरह बनाए होंगे, घर के बनते हैं, तो इसमें आपके यही काम में लेते हैं। तो खस्ता बनाने के लिए पकौड़े को खाने का सोडा मिलाया जाता है, इसको मीठा सोडा कहते हैं। इसको मीठा सोडा खाने का सोडा कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके, पेट्रोलियम का निर्माण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है। तो पेट्रोलियम का जो निर्माण होता है वो मुख्य रूप से जो निर्माण होता है वो समुद्री जीवों के अवशेषों से प्राप्त होता है। और पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। बच्चों याद कर लेना, पेट्रोलियम को क्या कहते हैं, काला सोना कहा जाता है। हरा सोना किसको कहते हैं, तो बांस को कहते हैं। और पीला सोना किसको कहते हैं, तो पीला सोना सरसों को कहा जाता है। इसके अलावा आपको याद कर लेना है, आपके गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं। तो गोल्डन फाइबर जो होता है वो जूट होता है, उसको गोल्डन फाइबर कहते हैं। ये जूट, ये जूट वाला, बोलने वाला जूट नहीं, ये रेसा होता है, इसको जूट कहते हैं। वो जूट बोलते हैं अपन, ये जूट होता है। ठीक है, ये तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना। इसको पटसन भी कहते हैं, पटसन भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट आपके, अच्छा, ये पेट्रोलियम जो होता है वो ज़मीन से निकाला जाता है। ये एक जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। और पेट्रोलियम से जितने भी आपके उत्पाद बनते हैं उनको अलग अलग आसवन विधि, प्रभाजी आसवन विधि से अलग किया जाता है, जिसमें आपका CNG भी निकलता है, LPG भी निकलती है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोलतार, बिटुमिन, ये सभी आपके काम आते हैं। अलग अलग इसको निकाला जाता है। CNG का पूरा नाम आपको बताना है और LPG का भी आपको पूरा नाम कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है। तो सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला जो ईंधन है वो आपका CNG है। क्या है आपके, CNG है।
ये वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण फैलाता है। और इसका पूरा नाम क्या होता है बच्चों? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है। और अपने घर पे जो गैस का सिलेंडर है आपके, चाहे वो एलपीजी का जो सिलेंडर होता है वो आपके भारत गैस का हो सकता है, इंडियन का हो सकता है, एचपी का हो सकता है, या किसी और कंपनी का हो सकता है। तो वो एलपीजी का जो होता है वो आपके घर में ईंधन के रूप में काम लेते हैं और इससे खाना बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं। इसका पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। हिंदी में इसको द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं। एक गैस जो भोपाल गैस 1984 में एक कांड होता, भोपाल गैस त्रासदी, इसमें एक गैस का रिसा हुआ था MIC। इसका आपको नाम याद कर लेना है, मिथाइल आइसोसाइनाइड इसका पूरा नाम है। तो ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। स्वतः दहन का उदाहरण है, तो स्वतः दहन का मतलब क्या होता है? जो खुद है जो जलने लग जाता है। तो खुद कौन जलने लग जाता है? तो स्वतः दहन जो होता है वो किस में पाया जाता है? तो स्वतः दहन जो पाया जाता है वो फास्फोरस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? फास्फोरस में पाया जाता है। मैंने कहा कि फास्फोरस स्वतः दहन होता है। इसको फिर किस में रखा जाता है? इसको पानी में रखा जाता है। इसको पानी में रखा जाता है। जबकि सोडियम जो होता है, सोडियम को आप अगर इसमें पानी में डाल दें तो अपने आप आग लग जाती है। इसलिए सोडियम को किस में रखते हैं? केरोसिन में रखा जाता है। केरोसिन में रखा जाता है। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो बहुत ही मुलायम होती हैं, जिसको चाकू से काट सकते हैं। उसमें से एक आपकी सोडियम है। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम को चाकू से काट सकते हैं। एक तो नाकली, ये याद कर लेना आप, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये 3 धातुएं। एक शॉर्ट ट्रिक है कि किसको चाकू से काट सकते हैं, तो बच्चों याद कर लेना, नाक को चाकू से काट सकते हैं। नाक में क्या है? आपका Na है और K है। Na मतलब सोडियम, K मतलब पोटेशियम और ली का मतलब लिथियम। नाकली को चाकू से काट सकते हैं, ऐसे याद कर लेना है ना। मैं आपको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। नाक को चाकू से काट सकते हैं, ऐसे किसी का नाक चाकू से काट मत देना, मजाक कर रहा हूँ मैं तो आपको याद करवाने के लिए, बाकी महंगा पड़ जाएगा फिर ये। नाक जो है वो चाकू से काट सकते हैं, तो आप ट्राई मत कर लेना इसको। बस ये मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ ये। तो चाकू से काट सकने वाली धातु कौन सी है? तो सोडियम है और पोटेशियम है। पोटेशियम को कैसे लिखते हैं? इसका लैटिन भाषा में नाम केलियम होता है। क्या होता है बच्चों? केलियम होता है। जबकि Na जो होता है वो सोडियम होता है और सोडियम को लैटिन भाषा में नेट्रियम कहा जाता है। तो ये भी आपको याद कर लेना है। तो पोटेशियम और सोडियम दोनों को चाकू से काट सकते हैं। और 2 धातुएं ऐसी होती हैं जिसको अगर हथेली पे रखेंगे तो पिघल जाएगी, वो होती है आपके सीजियम। गैलियम और सीजियम 2 धातु हैं। एक तो आपके गैलियम और एक है आपके सीजियम। गैलियम और सीजियम 2 धातु हैं जो आप हथेली पर रखेंगे तो भी पिघल जाएगी, इतना उनका गलनांक उतना कम होता है। तो आपको ये भी याद कर लेना है बच्चों। इसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है पूरी। मैं आपको हर विषय का इसी प्रकार से वीडियो अपलोड करूंगा। आपका जो पेपर होगा NMMS का बहुत ही शानदार होगा। और जो बच्चे लगातार यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, मेरी गारंटी है कि वो बहुत ही सीरियस स्टूडेंट है और आपका जो सिलेक्शन उसमें पक्का होगा। आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो मॉडल पेपर सोल्व करना है, पुराने पेपर सोल्व करना है। पुराने पेपर ज़्यादा सोल्व, मॉडल पेपर की तुलना में आप किसी भी पेपर का जो हो चुका है पेपर 2016 से लगा के 2024 तक जो पेपर हो चुके हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा निकालो। आपके इसमें मैट के क्वेश्चन आएंगे 90 तो, और सेट के आएंगे 90 क्वेश्चन, जिसमें आपके 35 तो सामाजिक के होंगे, 35 विज्ञान के होंगे और 20 आपके गणित के होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पुराना पेपर हल करो। आपका जो गणित का पेपर भी बहुत शानदार होगा, वार्षिक परीक्षा का पेपर शानदार होगा। और जो बच्चे ऐप के ऊपर टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं, 49 में आपके टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप जो टॉप 3 बच्चों में आते हैं तो मेरी ओर से आपको 1100 रुपये का जो पुरस्कार राशि वो दी जाएगी। तो अगर आपका भी सपना है तो आप ज़रूर ऐप के ऊपर ये टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। 49 रुपये इसकी प्राइस है, जिसमें आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी करवाई जाएगी। अगर आप बोर्ड परीक्षा में मेरिट में आते हैं तो आपको टैबलेट भी मिलेगा। तो संपूर्ण तैयारी आपको यहाँ पे करवाई जा रही है। तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना। और अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप ऐप के ऊपर जो शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में फ्री टेस्ट होता है वो ज़रूर देना। 30 प्रश्नों का टेस्ट होता है आपके, तो वो भी आप ज़रूर टेस्ट देना। अगला प्रश्न आपके है 34वां प्रश्न है कि ईंधनों का किस प्रकार के दहन कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। तो ईंधन का जो कार्बन मोनोऑक्साइड देता है CO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, बहुत ही जहरीली गैस होती है। सिगरेट जो पीते हैं लोग, ये सिगरेट पीने का कार्य करते हैं, उनके अंदर ये कार्बन मोनोऑक्साइड ही होती है। और ये खुद के तो कम नुकसान पहुंचाती है, जो पास में बैठे होते हैं उसके ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। कोई भी सिगरेट पीता हो तो उसके पास में आपको नहीं रुकना है, और आपको भी नहीं पीनी और खुद दूसरों को भी मोटिवेट करना है कि आपको भी नहीं पीनी चाहिए। वैसे तो आप 8वीं क्लास में ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो इस प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करता होगा या बुरी आदत में पड़ा हुआ होगा। आपको बुरी आदत में पड़ना ही नहीं। नशा जो होता है वो नाश का द्वार होता है। नशा जो होता है, नशा नाश का द्वार होता है, ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नशा जो है वो नाश का द्वार होता है।
नशे से कभी भी किसी को फ़ायदा नहीं हुआ है, हमेशा ही उसको नुकसान ही हुआ है, क्योंकि अति हो जाती है, अति हमेशा नुकसानदायक होती है। ईंधनों का किस प्रकार का जो दहन होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है, तो इसका उत्तर करेंगे अपन अपूर्ण दहन। अगर गैस ढंग से नहीं जल रही है, ईंधन ढंग से नहीं जल रहा है, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। अगला प्रश्न आपके वन्य जीव संरक्षण है तो कौन सा सुरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो नहीं पर भी आपको ध्यान देना है बच्चों, सवाल को पढ़ते समय ये नहीं पे आपको अंडरलाइन कर लेनी पहले कि नहीं पूछ रहा है, मतलब 3 तो हैं और 1 नहीं है। तो वन्य जीव का अभ्यारण्य ये तो हैं, राष्ट्रीय उद्यान ये भी हैं, और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये भी है, और औद्योगिक पार्क। औद्योगिक पार्क जो होता है वो जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए नहीं बनाए जाते हैं, तो इसका उत्तर अपन औद्योगिक पार्क करेंगे। बाकी अपने राष्ट्रीय उद्यान बने हुए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, मुकुंदरा हिल्स है, ये सभी आपके राष्ट्रीय उद्यान के उदाहरण हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य सीता माता अभ्यारण्य है, जहाँ पर उड़न गिलहरी पाई जाती है, हरे कबूतर पाए जाते हैं सरिस्का अभ्यारण्य में, काले हिरण पाए जाते हैं ताल छापर चूरू में, और भी कई सारे जिसमें आपके अभ्यारण्य राजस्थान में देखने को मिलते हैं। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कई बने हुए हैं, जैसे भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र सतपुड़ा, आपने नाम सुना होगा सतपुड़ा। अगला प्रश्न है संरक्षित क्षेत्रों में क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं? तो संरक्षित क्षेत्र में क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं? एक तो आपके वनस्पति जात और प्राणी जात का संरक्षण किया जाता है, वनस्पति और आपके वन्यजीव प्राणियों का संरक्षण उसमें किया जाता है। वैश्विक तापमान वृद्धि का क्या प्रभाव है? तो वैश्विक जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दिन प्रतिदिन तापमान बढ़ता जा रहा है, जो ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, इसका क्या दुष्प्रभाव हो रहा है? तो इसका जो दुष्प्रभाव हो रहा है 37वें का, वो यही है कि आपके समुद्र का जो तल है वो बढ़ता जा रहा है, पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, समुद्र लेवल, तापमान बढ़ता जा रहा है, और ग्लेशियर जो हिमनद हैं वो पिघलते जा रहे हैं। तो ये आपके उपरोक्त सभी इसका उत्तर कर देंगे। नेक्स्ट आपके कौन सी प्रजातियाँ संकटात्मक कहलाती हैं? संकटात्मक मतलब जो आपके विलुप्त होने वाली, संकट उत्पन्न हो रहा है इनके, कि अगर इनका संरक्षण नहीं करेंगे तो वो विलुप्त हो सकती हैं। तो वे प्रजातियाँ जो विलुप्त हो सकती हैं उसको अपन संकटात्मक प्रजातियाँ कहते हैं। किन्हीं 2 जंतुओं के नाम बताना प्रजातियों के जो कि संकट उत्पन्न प्रजातियाँ कहलाती हैं। जैसे विलुप्त हो चुकी है, आपने नाम सुना होगा डायनासोर का, खूब देखा होगा आपने डायनासोर की फ़ोटो, तो वो विलुप्त हो चुका है दुनिया से, क्योंकि वो अपने आप को अनुकूल नहीं कर पाया था प्रकृति के साथ में, तो वो दुनिया से जा चुका है, विलुप्त हो चुका है। उसका केवल अभी अपन टीवी में फ़ोटो ही देखते हैं। अगला प्रश्न आपका ये कि किस तकनीक में शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन होता है? तो शरीर के बाहर जो कृत्रिम निषेचन होता है उसको IVF कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं इसको, तो ये आपको याद कर लेना है IVF। कायंत्रण किसमें होता है? तो मेंढक में होता है कायंत्रण, और मुकुलन यीस्ट में होता है, और क्लोन जो होता है वो आपका सबसे पहला जो क्लोन तैयार किया गया था वो डोली बेड का तैयार किया गया था, आपको याद होगा डोली बेड का सबसे पहले क्लोन तैयार किया गया था। नेक्स्ट है शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है? उसको निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहा जाता है। अगला प्रश्न है जरायुज जंतुओं का समूह कौन सा है? जरायुज क्या होता है? जो डायरेक्ट है, जो जो जंतु डायरेक्ट ही अपने बच्चे को जन्म देते हैं उसको अपन जरायुज कहते हैं। जैसे जरायुज होता है, और अंडप्रजनक क्या होता है? जो बच्चा नहीं जन्म देके अंडे देते हैं, जैसे मुर्गी है, मुर्गी भी अंडे देती है, छिपकली भी अंडे देती हैं। इस प्रकार से जो अंडा देते हैं वो अंडप्रजनक है, जो सीधा बच्चे को जन्म देता है वो जरायुज कहलाता है। तो मनुष्य बच्चे को जन्म देता है, मेंढक इसका अंडा होता है, मुर्गी का भी अंडा होता है, तो ये आपके ये तो गलत हो जाएगा। मेंढक, मुर्गी और तितली ये तो अंडे देने वाले हैं, ठीक है। और गाय, कुत्ता और मेंढक, तो इसमें आपके मेंढक जो है वो भी अंडे देने का कार्य करता है। और मनुष्य, गाय और कुत्ता ये तीनों सीधा ही बच्चे को जन्म देते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? जरायुज जंतु कहते हैं। जबकि जो अंडे देते हैं उसको अन्नपरजक जंतु कहते हैं। जैसे मुर्गी हो गया, मेंढक हो गया, छिपकली हो गया, ये आपके अन्नपरजक जंतु हैं। एक होता है अंत निषेचन और बाह्य निषेचन। तो बाह्य निषेचन जो होता है वो मादा के शरीर के बाहर होता है। जैसे आपके मेंढक हैं, मछली हैं, स्टारफिश हैं, इन तीनों के नाम आप याद कर लेना, मेंढक, मछली और स्टारफिश। इनमें जो जनन प्रक्रिया है वो बाह्य निषेचन के द्वारा होता है, तो ये आपको तीनों याद कर लेना। बाकी इसके अलावा जो भी नाम आए, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा, ऊँट, खच्चर, मनुष्य, ये सभी आपके अंत निषेचन के उदाहरण हैं। इनमें जो निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो मादा के शरीर के अंदर होती है। अगला प्रश्न आपके कि किस समूह में अलैंगिक जनन होता है? तो अलैंगिक जनन अमीबा और हाइड्रा में होता है। ये आपके अलैंगिक जनन के उदाहरण हैं, ठीक है। इसमें आपके एक ही नर या मादा एक ही पाया जाता है, जबकि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों का संलयन होता है। नेक्स्ट आपके लड़कियों के शरीर में किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो लड़कियों के शरीर में जो किशोरावस्था के दौरान परिवर्तन होते हैं उनके लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो उसके लिए उत्तरदायी हार्मोन है वो एस्ट्रोजन है। कौन सा होता है?
एस्ट्रोजन ये मादाओं में होता है, लड़कियों में मादाओं में होता है। लड़कों में या नर में जो होता है वो नर हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन है। और इसी हार्मोन के कारण किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो मादाओं में एक और होता है एस्ट्रोजन के अलावा प्रोजेस्टेरोन, वो भी आपको याद कर लेना है। और नर में होता है टेस्टोस्टेरोन, तो ये आप इसको अच्छे से याद करें। थायरोक्सिन हार्मोन ये थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्थित होता है। और थायराइड ग्रंथि बच्चों अपने गले में होती है। अपना जो कंठ होता है, आप हाथ लगा के देखो गले के ऊपर थोड़ा सा उभरा हुआ भाग आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर गले में एच आकार का एक ग्रंथि होती है और इसको अपन क्या कहते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करते हैं, इसको थायराइड ग्रंथि कहते हैं। इंसुलिन, इसकी कमी से डायबिटीज़ होता है और मधुमेह रोग कहते हैं इसको हिंदी में। और ये शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है और ये अपने अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। अच्छा, ऊपर मैंने एक नाम ले लिया था अधिवृक्क ग्रंथि। बच्चों वो अधिवृक्क जो ग्रंथि होती है वो एडिनल ग्रंथि होती है। अधिवृक्क ग्रंथि जो किडनी के पास में पाई जाती है, अपने किडनी वृक्क के पास में पाई जाती हैं और ये आपके आपातकालीन हार्मोन स्रावित करती हैं। मान लो आप जो जंगल से जा रहे हैं और रास्ते में आपको अचानक शेर मिल गया, तो उस समय आपको जो कंट्रोल करेगा वो आपका एड्रेनलिन हार्मोन ही आपको कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो इस एड्रेनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। इसको लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। या तो आपको ये आदेश देगा या तो इस शेर से लड़ जा या फिर यहाँ से उड़ जा, या करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। तो ये आपको याद कर लेना, ये इमरजेंसी हार्मोन होता है जो आपके अधिवृक्क ग्रंथि या कि एड्रेनलिन ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, गोइटर नामक जो रोग होता है वो किस ग्रंथि के कारण होता है, संबंधित है? तो गोइटर मैंने आपसे ऊपर चर्चा की थी आयोडीन के समय कि गोइटर जो रोग होता है इसको देखो और भी नाम है इसके गोइटर के। इसको अवट्टू रोग भी कहते हैं बच्चों, इसको अवट्टू रोग भी कहा जाता है, अवट्टू। इसको गलगन रोग भी कहते हैं, गलगन रोग भी कहा जाता है बच्चों। इसको गेंगा रोग भी कहते हैं। ये चारों ही नाम इसी के हैं, अवट्टू के दो, गोइटर के दो, गेंगा के दो या फिर गलगन के दो, ये चारों ही नाम इसी एक रोग के नाम है। इसमें व्यक्ति का जो गला वो फूल जाता है, लटक जाता है, सूज जाता है और ये आपके थायराइड ग्रंथि से संबंधित हैं। थायरोक्सिन आपकी इससे संबंधित है और ये थायरोक्सिन की हार्मोन की कमी से या फिर आयोडीन की कमी से ये वाला रोग होता है। तो हमें भोजन में जब नमक काम में लेते हैं, वो आपने देखा होगा आपके जो रसोई घर में जो नमक की थैली पड़ी है उसके ऊपर देखो, जाकर देखो भी, उसके ऊपर लिखा होगा आयोडीन युक्त नमक। क्या लिखा होगा उसके ऊपर? आयोडीन युक्त नमक। तो ये क्यों लिखा जाता है? ताकि आप जो आयोडीन युक्त नमक खाओ और आपके गला फूले नहीं, गला सूजे नहीं, आपके गलगन या गेंगा रोग नहीं हो। तो ये आपके रसोई घर में जो आपका रसोड़े में जो आपकी पड़ी हुई है थैली, वो नमक की थैली, उसके ऊपर आप देखना, उस पर लिखा होगा आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक उसके ऊपर लिखा होता है। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं बच्चों। पीयूष ग्रंथि को कौन सी ग्रंथि कहते हैं? इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करने का कार्य करती हैं, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और इस ग्रंथि का द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है, ये हार्मोन का नाम क्या है? उसका नाम है पिट्यूट्रिन हार्मोन। क्या नाम है इसका? पिट्यूट्रिन हार्मोन। और इसका कार्य क्या है? अगर हार्मोन ज़्यादा स्रावित हो जाएगा, अधिकता हो जाएगी, तो व्यक्ति जो बहुत लंबा हो जाता है, भीम का शरीर हो जाता है, बहुत हाथी जैसा बड़ा बड़ा दिखेगा आपको। तो ये पिट्यूट्रिन हार्मोन जो होता है उसकी अधिकता के कारण होता है। और अगर मान लो इसका जो स्रावण कम होता है, कमी हो जाती है, तो व्यक्ति बौना रह जाता है, व्यक्ति बौना रह जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? वामन अवतार में जो होता है ना, वामन अवतार आपने देखा होगा, वो वामन जिसको अपन देसी भाषा में कहते हैं, तो वो वामन अवतार की जैसा दिखता है। मतलब हार्मोन की कमी हो जाती है तो ऐसा दिखता है इस पिट्यूट्रिन हार्मोन की कमी से। और अगर अधिकता हो जाती है इसकी शरीर में, तो फिर ये बहुत बड़ा भीमकाय शरीर है जो बन जाता है, कुंभकर्ण जैसा वो दिखने लग जाता है। तो ये आपको अच्छे से थोड़ा सा देख लेना है, अधिकता और कमी वाला। इसके अलावा ये ग्रंथि जो होती है अपने मस्तिष्क के पास में पाई जाती है। ये पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? अपने मस्तिष्क के पास में पाई जाती है। और इसका आकार जो होता है वो मटर के दाने के जैसा होता है, मटर के दाने के जैसा आकार होता है और ये अपने मस्तिष्क के पास में पाई जाती हैं। अग्न्याशय ग्रंथि जो होती है इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। ये बहिःस्रावी ग्रंथि भी है और अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। एड्रिनल ग्रंथि वही है आपातकालीन हार्मोन वाली, करो या मरो। मान लो रात में आप घर से बाहर निकले और अचानक कोई जो व्यक्ति आपको दिख गया, तो उस समय आप डर जाएंगे। तो उस समय आपकी जो परिस्थिति से आपको जो कंट्रोल करेगा वो यही एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा आप जो कंट्रोल होते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। कैसे ये आपको इसी प्रकार से बातें याद करनी है ताकि आपका जो सारा चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला है आपके बल का प्रभाव क्या होता है। तो बल देखो गति में भी परिवर्तन कर देता है, दिशा में परिवर्तन कर देता है, आकृति में परिवर्तन कर देता है। मान लो कोई आपके जो बॉल है या फिर कोई गुब्बारा फूला हुआ है, आप उसको दबाएंगे तो उसकी आकृति में परिवर्तन होगा, ठीक है।
साइकिल पड़ी हुई है और उसको आप धक्का देंगे तो साइकिल की गति में परिवर्तन हो जाएगा, या साइकिल चल रही है और उसको अगर आप खींचेंगे तो वो रुक जाएगी, दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ आपके बल के कारण होती है। तो इसका अप्रोक्स भी आंसर करेंगे। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक बच्चों न्यूटन होता है, याद कर लेना, बल का मात्रक न्यूटन होता है। मैंने यूनिट लिख लिया, न्यूटन होता है ये। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। एक आपको दाब का मात्रक भी याद कर लेना है। दाब का मात्रक क्या होता है बच्चों? दाब का मात्रक पास्कल होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो उस पर लगने वाला कुल बल कितना होगा? तो विपरीत दिशा में अगर आपके बल लग रहा है, एक मान लो ये बीच में कोई रस्साकसी जो खींचते हैं, रस्साकसी का खेल आपने देखा होगा, दो दल विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। रस्साकसी वाला जो खेल होता है, ये बीच में गांठ लगी हुई है, एक रस्सी इधर बंधी हुई है, एक रस्सी इधर बंधी हुई है, आधे लोग इधर खींच रहे हैं, आधे लोग इधर खींच रहे हैं, और जिधर बल ज़्यादा लगता है फिर वो वाला दल जीत जाता है। आपने जो ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए थे उसमें खूब खेला होगा ये खेल, और स्कूलों में ये होता है। तो 46वें का जो सही आंसर आपके सेकंड, ये थर्ड हो जाएगा, दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। तो जो विपरीत दिशा में जो बल है वो दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है, और एक ही दिशा में आपका बल लग रहा है तो दोनों के योगफल के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके 47वां प्रश्न आपके, घर्षण कम करने की प्रक्रिया नहीं है। कौन सा ऐसा प्रक्रिया जो घर्षण को कम नहीं करती है? कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर को छिड़कना। आपने कैरम बोर्ड पे देखा होगा पाउडर छिड़कते हैं, तो वो घर्षण को कम करने के लिए छिड़का जाता है। तो 47वें में ये तो आपके सही आंसर है। दरवाजे के कब्जों पर तेल की बूंदें डालना। आपके घर में जो दरवाजे बने हुए उनके ऊपर ऑयलिंग करते हैं, साइकिल की चेन के ऊपर अपन ऑयल डालते हैं, तो वो भी घर्षण को कम करने के लिए डालते हैं। मशीनों के भागों में ग्रीस ग्रीस लगाया जाता है, तो ग्रीस भी आपकी जो ऑयलिंग करते हैं वो भी आपके घर्षण को कम करने के लिए ही किया जाता है। जूतों की तली खांचेदार बनाना। जूते जो होते हैं खांचेदार होते हैं, तो वो घर्षण को बढ़ाने के लिए करते हैं। ये तीनों काम घर्षण को कम करने के लिए हो रहे हैं, ये घर्षण को बढ़ाने का कार्य करता है। तो घर्षण को बढ़ाने का कार्य ऑप्शन नंबर 4 में है। बाकी ये तीनों घर्षण को कम करने के उदाहरण हैं, तो ये आप इसको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट आपके, कागज़ पर पेन या पेंसिल से लिखते समय किस प्रकार का बल लगाया जाता है? कागज़ पर अपन जो लिखते हैं या आप जो कॉपी में लिखते हैं, पेन से लिखो या पेंसिल से लिखो, तो उसके अंदर जो कौन सा बल लगता है? तो वो घर्षण बल लगता है। तो कागज़ पर लिखते समय आपको जो बल लगाते हैं वो घर्षण बल लगता है, और घर्षण बल के कारण ही अपन लिख पा रहे हैं, घर्षण बल के कारण ही आप जो चल पा रहे हैं। तो घर्षण बल जो है आपके मित्र भी हैं और आपका शत्रु भी है। ये मित्र और शत्रु कैसे हैं आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताना कि घर्षण बल जो होता है वो आपका मित्र कैसे है और आपका शत्रु भी है, दोनों कैसे हो सकता है। ये प्रश्न आपके लास्ट की जो बोर्ड परीक्षा हुई थी उसमें आया था। इसको आपको याद कर लेना है, आपके वापस ये प्रश्न आएगा। तो घर्षण बल मित्र और शत्रु दोनों कैसे हैं मुझे कमेंट करके आपको बताना है। कोई दो उदाहरण बता देना। देखिए, तो एक कारण बताना कि आपके मित्र भी हैं और ये आपका ये शत्रु भी है। 49 नंबर प्रश्न है, कितनी कम आवृत्ति की ध्वनि मानव के कान नहीं सुन पाते हैं? देखो, मानव के कान की जो श्रव्यता प्रास होती है, सुनी की प्रास, वो 20 हर्ट्ज से लगा के आपके 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि होती है, इसको अपने मानव के कान सुन सकते हैं। इससे कम वाले ध्वनि नहीं सुन सकते और इससे ज़्यादा वाली ध्वनि को भी सहन नहीं कर सकते। तो 20 हर्ट्ज से कम वाली ध्वनि जो होगी उसको कान नहीं सुन पाएंगे, तो उसका उत्तर क्या करेंगे? 20 हर्ट्ज। ये आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो ये आवृत्ति का मात्रक आपको याद करना है, हर्ट्ज। अगला प्रश्न आपके, ध्वनि किसमें संचरित नहीं हो सकती है? तो बच्चों, ध्वनि जो संचरित नहीं हो सकती है वो निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम आपका चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, लेकिन माध्यम होना चाहिए। बिना माध्यम के, निर्वात में कोई माध्यम नहीं होते हैं, वह ध्वनि नहीं सुन सकते। आप अंतरिक्ष में चले जाओ, आप कितनी आवाज़ दे दो, कोई नहीं सुनेगा आपकी आवाज़। वहाँ आपका माध्यम ही नहीं है, तो वहाँ पर आपकी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। तो माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। सबसे ज़्यादा जो ध्वनि संचरित होती है वो ठोस में होती है, उसके बाद में जल में, उसके बाद में गैस में। तो ये ठोस संचरण का जो क्रम है वो भी याद रखना, ठोस, द्रव और गैस। तो आपको कमेंट करके बताना है कि ठोस में जो ध्वनि की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, कितनी स्पीड से जो ठोस में ध्वनि संचरित होती है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, अगला प्रश्न आपके, बीजों को बड़े पैमाने पर पीड़कों से सुरक्षित किया जाता है, तो किस में करते हैं? बीजों को बड़े पैमाने पर जो सुरक्षित करने का जो कार्य है वो कहाँ पे किया जाता है? तो बच्चों, ये किया जाता है साइलों में। जो भंडारण बड़े बड़े, आपने देखा होगा आपकी 8वीं क्लास की जो पहली किताब विज्ञान का जो पहला पार्ट है उसमें बड़े बड़े भंडार गृह दे रखे हैं, बड़े बड़े गोदाम दे रखे हैं। तो इनको क्या कहते हैं? इसको भंडार गृह भी कहते हैं, इसको अंग्रेजी में इसको साइलो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइलो कहते हैं। ठीक है, तो वेयर हाउस और साइलो दोनों में जो बीजों का भंडारण किया जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर अपन करेंगे ए और दो दोनों।
तो अब दोनों वाला ऑप्शन आपके सी में दे रखा है। देखो ऐसे प्रश्नों के उत्तर आप गलत कर देते हैं। मान लो आपने देखा कि ये साइलो नाम आया तो आप सीधे ही साइलो पे गलत उत्तर टिक कर देंगे, जबकि इसका उत्तर बी भी सही है। तो ए और बी दोनों किस में दे रखा है, सी में दे रखा है, तो इसका उत्तर 3 करेंगे। तो इन प्रश्नों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। हाँ ये तो सही है ही है, लेकिन इसका उत्तर एक और सही है, तो इसमें फिर इसका उत्तर आपके 3 होगा। अगर आपने इसमें इसका उत्तर 1 कर दिया तो आपके गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका उत्तर 3 सही है। अगला प्रश्न है सिंचाई की आधुनिक विधि कौन सी है। तो बच्चों आधुनिक विधि कौन सी है, आधुनिक विधि जिसमें जो अभी वर्तमान समय में जो काम में ले रहे हैं वो आधुनिक विधि के रूप में इसको काम में लिया जाता है। तो ये ड्रिप सिस्टम जो आपके आधुनिक तकनीक के रूप में जाना जाता है, जो कि पानी का संरक्षण करती है, जल संरक्षण की विधि है ये, जिसमें आपका ड्रिप सिस्टम हो गया, बूंद बूंद पद्धति इसको अपन हिंदी में कहते हैं, टपकन विधि भी कहते हैं इसको, बूंद बूंद पद्धति या टपकन विधि, जिसमें पौधा जो होता है उसके पास में पानी की बूंद बूंद गिरती रहती है और पानी की बचत होती है। ये होता है आपके समतल भूमि में। कौन सी भूमि में, बूंद बूंद जो पद्धति होती है इसमें समतल भूमि में होता है। मान लो आपका खेत उबड़ खाबड़ है, आपका खेत उबड़ खाबड़, ऐसे उबड़ खाबड़ खेत है, तो फिर वो समतल नहीं होगा। तो उसमें कौन सी विधि काम में लेते हैं, उसमें फव्वारा पद्धति काम में लेते हैं। कौन सी पद्धति काम में लेते हैं, इरिगेशन फव्वारा पद्धति काम में लेते हैं। स्प्रिंकलर जो पद्धति होती है वो आपके काम में ली जाती है, तो फव्वारा पद्धति काम में लेते हैं। ये दोनों ही आपके पानी के बचाव की विधियाँ हैं, फव्वारा पद्धति और आपके ड्रिप सिस्टम। तो ये दोनों आपको याद कर लेना है। इसमें आपका ये आधुनिक साधन है, जबकि ढेकली और चेन पंप, आपका रहट और चड़स, ये सभी आपके परंपरागत जो विधियाँ हैं सिंचाई की, आपके अपने जो दादा परदादा हैं वो इसी प्रकार से सिंचाई का कार्य करते थे। या तो ढेकुली चलाते थे, या रहट चलाते थे, या फिर वो चड़स चलाते थे। आपके दादाजी को पूछना कि आप जो पहले जो अपने खेत में पिलाई कैसे करते थे, सिंचाई कैसे करते थे, वो आपको नाम बताएंगे। हमें जो सुबह उठ के जो बैल को जो लेके जाते थे खेत में कुएं पे, और सुबह से शाम तक जो अपन चड़स चलाते थे। चड़स भी एक प्राचीन यंत्र है ये, और रहट होता है, ढेकुली होती है, इसके द्वारा जो प्राचीन समय में सिंचाई का कार्य होता है। तो इसका उत्तर आपके दादाजी दे देंगे। दादाजी आपके पापा को पूछ लेना, वो आपको इसका अच्छे सा उदाहरण बता देंगे। आपके समय में, पुराने समय में सिंचाई कैसे होती थी, या तो नहरों से होती थी, या फिर जो ढेकली या फिर चेन पंप से होती थी। अभी वर्तमान में तो फव्वारा पद्धति है, ट्यूबवेल लग रही है तो ट्यूबवेल, मोटर पंप लग रहा है, इसके द्वारा होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया किस में पाया जाता है। तो बच्चों राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है, फलीदार जो आपके पौधे होते हैं इनकी जड़ों में पाया जाता है। फलीदार पौधों में भी आप विशेष तौर पे याद रखना, जैसे आप चने का पौधा देख लेना, अभी वर्तमान में खेतों में चने उग रहे। चना एक प्रकार का है जो रबी की फसल है, और चने को दालों का राजा भी कहते हैं। तो चने की फसल आप जो एक पौधा उखाड़ के देखना, थोड़े दिन बाद में जब चना पक जाता है तो आपको चने की जो जड़ों में गांठें दिखाई देगी। चने जो होता है, चने की जड़ों में गांठें दिखाई देगी, और उन गांठों में ये जीवाणु पाया जाता है। कौन सा जीवाणु होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया जीवाणु पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का कार्य करता है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का कार्य करता है। तो ये बहुत ही उर्वरक का कार्य करता है ये, तो ये आपको याद कर लेना है। चने में पाया जाता है ज़्यादातर। बाकी फलीदार जितने भी आपके पौधे हैं, चाहे आप सोयाबीन हो गया, सोयाबीन भी फलीदार पौधा है, तो इसमें भी आपको इसकी गांठों को देखने को मिल जाएगा। वो जो गांठें होगी वो आपके राइजोबियम जीवाणु के ही उदाहरण हैं, उसमें ही उन गांठों में ही आपका राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। तो फलीदार पौधों की जड़ों में ये पाया जाता है। बाकी गेहूँ जो होता है वो आपके रबी की फसल है। धान, ये चावल को धान कहते हैं, चावल खरीफ की फसल है। मक्का भी आपकी खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है, वर्षा ऋतु में बोई जाती है। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है, और इसको जैसे वर्षा ऋतु कब होती है, तो जुलाई से लगा के, जून जुलाई से लगाकर ये अक्टूबर महीने तक इसको काट लिया जाता है। तो इस दौरान जो भी फसलें होती है वो खरीफ की फसलें खोदी जाती है उनको। मक्का है, मूंगफली है, सोयाबीन है, आपके कपास है और चावल है, ये सभी आपके खरीफ की फसलें। अभी जो खेतों में फसलें बो रखी हैं अभी सर्दी की ऋतु में, शीत ऋतु में, वो आपकी रबी की फसलें। अभी खेतों में कौन कौन सी फसलें दिखती है आपको, आपने देखा होगा गेहूँ बो रखे हैं, चना बो रखा है, सरसों बो रखी है, गेहूँ, सरसों, चना, किनोवा, इसके अलावा इसबगोल, इसके अलावा और भी आप नाम देखें, अलसी, मटर, ये सभी आपके अभी की फसलें बो रखी हैं, ये आपके रबी की फसलें हैं। अगला प्रश्न आपके एंथ्रेक्स नामक जो जीवाणु, इसकी खोज किसने की थी। मैंने आपके ऊपर पूछा था एक प्रश्न, वही प्रश्न देखो आपके आगे आ गया है। तो मैं आपसे जो भी प्रश्न पूछ रहा हूँ, कम से कम उसके उत्तर आप कमेंट जरूर करना, साथ के साथ में आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं बस। जैसे मैं आपको विज्ञान की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ये वाला, इसी प्रकार से आपको SST का, आपके सामाजिक का भी वीडियो मिल जाएगा। आप इन वीडियो को अच्छे से देख लेना, आपका कोई भी प्रश्न परीक्षा में गलत नहीं होगा। गणित का भी आपकी वीडियो आने वाला है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ऐप के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना। 2016 से लगा के 2024 तक के सारे पेपर मैंने ऐप के ऊपर डाल रखे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगर आप 49 में टेस्ट सीरीज ले सकते हैं तो आप ले सकते हैं।
वो आपको जो वार्षिक परीक्षा तक की जो तैयारी आपको उसमें 49 रुपये में करवाई जाएगी। इसके लिए आप जो अपने ऐप को डाउनलोड करके उसमें कक्षा 8 की जो टेस्ट सीरीज है उसको देख सकते हैं। और इसमें आपके चैप्टर वाइज टेस्ट भी हैं, गणित, विज्ञान और सामाजिक के चैप्टर वाइज टेस्ट भी मैंने आपके डाल रखे हैं। आपके सामाजिक की जो 4 किताबें चलती हैं, 3 तो आपकी सामाजिक की और एक हमारा राजस्थान वाली किताब है, उसका भी मैंने जो टेस्ट बना रखे हैं, हर चैप्टर का टेस्ट आप उसमें टेस्ट सीरीज में मिलेगा। विज्ञान के जो आपके 13 टेस्ट पार्ट है, 13 ही पार्ट का टेस्ट आपको मिल जाएगा। और गणित के भी जो प्रश्नावली है उन सभी का टेस्ट आपको उसमें ऐप में मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेस्ट देना है। टेस्ट तब तक देते रहना है जब तक कि आपके पूरे में से पूरे नंबर नहीं आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अपना, ये अगला क्वेश्चन है। अच्छा, ये प्रश्न क्या है, एंथ्रेक्स नामक जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ये 54 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका उत्तर हो जाएगा आपके रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स नामक जीवाणु की खोज की थी। ये कौन है? ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन है? इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी, प्रथम प्रतिजैविक की, और एंटीबायोटिक जो होता है प्रतिजैविक वो वाला। और एडवर्ड जेनर, ये चेचक के टीके का खोज करता है। एडवर्ड जेनर, इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। लुई पाश्चर, इन्होंने जो पाश्चुरीकरण की जो प्रक्रिया दी थी, जो दूध जो पैकिंग होता है उसको लंबे समय तक बनाए रखने के लिए पाश्चुरीकृत किया जाता है। जो दूध काम में लेते हैं अपन, सरस का दूध आता है या किसी भी पैकिंग दूध आता है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है पाश्चुरीकृत दूध। तो वो लुई पाश्चर के सम्मान में ही उसका नाम पाश्चुरीकरण रखा गया है। अगला प्रश्न, आपके प्रोटोजोआ के द्वारा उत्पन्न जो होने वाले आपकी जो रोग हैं इसका नाम आपको बताना है। तो प्रोटोजोआ के द्वारा जो उत्पन्न रोग हैं इनका नाम क्या है? तो प्रोटोजोआ के द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं, एक तो अतिसार है, एक आपका मलेरिया है। मलेरिया ये आपके प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। कौन से मच्छर के कारण फैलता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण फैलता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण फैलता है। और इस रोग से बचाने के लिए आजकल इन मच्छरों को खाने के लिए एक मछली का पालन किया जाता है। याद कर लेना, एक मछली पालन की जाती है। वो मछली क्या करती है कि मादा एनाफिलीज मच्छर को खाने का कार्य करती है। उस मछली का नाम क्या है? गेम्बूसिया मछली। कौन सी मछली है? गेम्बूसिया मछली है। याद कर लेना, ये गेम्बूसिया मछली है जो कि मलेरिया को रोकथाम के लिए काम करती हैं। ये इन मादा एनाफिलीज मच्छरों को खाने का कार्य करती हैं, तो इनकी संख्या कम होगी, तो ये गेम्बूसिया मछली इनको कम करने का कार्य करती हैं और मलेरिया से कम फैलता है। हैजा और चेचक जो है वो आपके जीवाणु जनित रोग हैं। ये हैजा जीवाणु जनित रोग हैं। खसरा और पोलिया ये वायरस जनित रोग हैं। और टाइफाइड और क्षय रोग, ये टाइफाइड भी आपके जो सोलमिनो टाइफी नामक जो जीवाणु होता है उसके कारण फैलता है। क्षय रोग जो होता है उसको टीबी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टीबी कहते हैं। क्षय रोग ट्यूबरकुलस नाम होता है इसका, तो उसको टीबी कहा जाता है, बेसिलस। खसरा और पोलियो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोलियो से जो दवा पिलाई जाती है, पोलियो एक ड्रॉप के द्वारा ये दी जाने वाला टीका है। आपसे पूछे कि बूंद के रूप में कौन सा टीका लगाया जाता है, तो बूंद के रूप में जो वैक्सीन लगती है वो आपके पोलियो की दवा पिलाई जाती है। 2 बूंद जिंदगी की आपने पी होगी, वही 2 बूंद जिंदगी की जो बच्चों को दिव्यांगता से बचाती है, और ये सभी के लिए अनिवार्य होती हैं। अगला प्रश्न है, बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों बिटुमिन का जो प्रयोग है, पहले कोल तार का प्रयोग करते थे, डामर का प्रयोग, तो कोल तार की जगह पे आजकल किसका प्रयोग करते हैं? कोल तार की जगह पे आजकल बिटुमिन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बिटुमेन का प्रयोग करते हैं। ये एक पेट्रोलियम का उत्पाद होता है जो लास्ट में बच जाता है, काला गड़ा अप्री जो द्रव होता है, और इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? डामर के रूप में, रोड बनाने में, पेंट बनाने में किया जाता है, सड़क बनाने में इसका काम लेते हैं। तो बिटुमिन का प्रयोग आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है कि काला सोना किसको कहते हैं? तो बच्चों काला सोना किसको कहा जाता है? 57 का जो सही उत्तर है, काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। काला सोना किसको कहते हैं? पेट्रोलियम को कहा जाता है। और द्रवित पेट्रोलियम गैस ये आपके एलपीजी का पूरा नाम होता है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। और हैजा का कारक क्या? तो हैजा किसके कारण होता है? विब्रियो कोलोरी जो आपके जीवाणु होता है उसके कारण फैलता है हैजा। उसका ये जीवाणु के कारण, बैक्टीरिया के कारण ये फैलता है। प्रोटोजोआ के कारण आपके अतिसार और मलेरिया ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। और वायरस विषाणु जो होता है उसके कारण वायरस, हिंदी में इसको वायरस कहते हैं, अंग्रेजी में इसको विषाणु कहा जाता है। सॉरी, अंग्रेजी में वायरस कहते हैं, हिंदी में इसको विषाणु कहा जाता है। विश्व उष्णन जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके लिए उत्तरदायी गैस कौन सी, इसका आपको नाम बताना है। तो ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्णन के लिए जो उत्तरदायी गैस है इसका नाम आपको याद कर लेना है, CO2 की अधिकता। वायुमंडल में CO2 बढ़ती जा रही है, इस कारण ये जो विश्व उष्णन होता जा रहा है। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? तो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं उसको अपन कहते हैं वनस्पति विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज इसको कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड रखा जाता है?
तो रेड डाटा बुक जो होती है इसमें जो संकटात्मक जो जंतु होते हैं इनका स्पीसीज उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो संकटात्मक स्पीसीज का रिकॉर्ड रखते हैं। इसको कौन जारी करता है रेड डाटा बुक को? तो इसको IUCN जारी करता है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसको जारी करता है IUCN। ये रेड डाटा बुक इसको लाल आंकड़ों की किताब कहते हैं। नेक्स्ट है फिर आपके निषेचन के पश्चात किसका निर्माण होता है? तो बच्चों निषेचन की जो पश्चात निर्माण होता है वो युग्मनज का निर्माण होता है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। मादाओं में अंडाणु पाए जाते हैं और नर में शुक्राणु पाए जाते हैं। इन दोनों का जो संलयन होता है इसको निषेचन होता है। संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के पश्चात जो बनता है उसको युग्मनज कहते हैं। युग्मनज के पश्चात फिर भ्रूण बनता है। भ्रूण को देखा जा सकता है, ये देखे जा सकने वाली अवस्था को भ्रूण कहते हैं। फिर आपके भ्रूण का विकास होता है। तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो भ्रूण का जो विकास होता है वो गर्भाशय में होता है, जबकि निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है? वो अनवाहिनी में होती है। नेक्स्ट आपके लैंगिक हार्मोन स्रावित होता है। तो लैंगिक हार्मोन जो स्रावित होता है वो किसके द्वारा स्रावित होता है? वर्षण से भी होता है और अंडाशय से भी होता है। वर्षण नर जनन हार्मोन, नर जनन अंग है, और अंडाशय जो होता है वो आपके मादा जनन अंग है। वर्षण के द्वारा जो स्रावित हार्मोन है इसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। और अंडाशय से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, दोनों का नाम आपको याद करना है। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो ये आपके ऑप्शन 4 में दे रखा है, 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका उत्तर अपन 4 करेंगे। चारों ऑप्शन को ढंग से पढ़ना है बच्चों। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं आपके, आप गलत कर देंगे प्रश्न तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे, इसलिए कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। सारे के सारे प्रश्न 180 में से 180 प्रश्न गोले काले करके आना है, और गोले करने की प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। शुक्राणु में गुणसूत्र होते हैं। तो शुक्राणु में जो होता है वो XY होता है। XY होता है वो शुक्राणु में होता है, जबकि XX होता है वो मादा में होता है। ये अंडाणु होते हैं, ठीक है, ये मादा में होता है, और ये नर जनन शुक्राणु है, ये गुणसूत्र है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जोड़ी की बात करें तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक जोड़े में 2 होते हैं, XX होता है या फिर XY होता है। तो बाकी तो 22 तो सेम ही होते हैं दोनों में, 22 तो दोनों में सेम ही होंगे। 22 + XY है तो ये नर है, और 22 + XX है तो ये मादा है। और मनुष्य का जो लिंग निर्धारण होता है कि बच्चा जो होगा वो लड़का होगा या लड़की, ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये नर पे डिपेंड करता है, यानी कि उसके उसमें नर पे डिपेंड करता है, पुरुष पे डिपेंड करता है कि जो होने वाला बच्चा है वो नर होगा या मादा। तो ये नर के गुणसूत्रों पे डिपेंड करता है, पुरुष के गुणसूत्रों पे डिपेंड करता है। तो कौन उत्तरदायी होता है? लिंग निर्धारण के लिए पुरुष उत्तरदायी होता है। जबकि आपने देखा होगा गाँव में ये बहुत बड़ी खतरनाक स्थिति है कि बच्चों जो किसी के बच्चा जन्म होता है और अगर वो लड़की जन्म लेती हैं और उनके लड़के की आवश्यकता है तो वो फिर उस महिला को कोसते हैं, जबकि उस बच्चे के जन्म में उसके लड़के के या उस जो बच्चा जन्मा उसके लड़की होने पे उस महिला का कोई इसमें योगदान नहीं है। मतलब जो लड़का और लड़की होता है, लिंग निर्धारण होता है वो पुरुष के गुणसूत्रों से निर्धारित होता है, लेकिन उल्टा उस महिला को कोसा जाता है जो उसको जन्म देती हैं। तो ये बहुत खतरनाक अवधारणा है, आज भी देखने को मिलती है, जो कि गलत है। जबकि लिंग निर्धारण जो होता है वो पुरुष के द्वारा होता है। पुरुष के द्वारा का मतलब ये है कि पुरुष के गुणसूत्रों के द्वारा होता है। शुक्राणु में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो शुक्राणु में XY पाए जाते हैं, अंडाणु में XX पाया जाता है। अगला है आहार में आयोडीन की कमी से किस रोग के होने की संभावना होती है? तो अपने ऊपर चर्चा कर ली। हमेशा आयोडीन की कमी से गोइटर रोग होगा, गोइटर, गेंगा रोग जिसको अपन कहते हैं, गलगन रोग कहते हैं। मधुमेह रोग जो होता है वो डायबिटीज़ रोग होता है, और ये इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से, जो कि अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। मलेरिया मादा एनाफिलिस मच्छर के कारण होता है, जो कि प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया रोग के नियंत्रण के लिए जो मछली का पालन किया जाता है वो गेम्बूसिया मछली है। गेम्बूसिया मछली उन मछलियों को खाने का कार्य करती है और मलेरिया को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है एक पृष्ठ है जिस पर कितना बल लग रहा है? एक पृष्ठ है 25 वर्ग मीटर और जिस पर बल लगाया जा रहा है 125 न्यूटन। तो पृष्ठ पर लगने वाले दाब का मान आपको बताएं। तो दाब क्या होता है? दाब होता है P = F/A, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल कितना लग रहा है? बल लग रहा है 125, तो ये हो जाएगा आपका 125 न्यूटन। और कितना क्षेत्रफल है? 25 से, तो 125 में 25 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, तो 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है? ये दाब का मात्रक होता है, इसको अपन पास्कल कहते हैं। इसको पास्कल भी लिख सकते हैं और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर आएगा 5 प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर दे रखा है। बल का मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर होता है। दोनों को जब एक साथ लिखेंगे तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर लिखेंगे, और इसको एक साथ एक ही शब्द में लिखना है तो उसको पास्कल लिख देंगे। दाब का मात्रक पास्कल और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दोनों एक ही होते हैं।
अगला प्रश्न आपके, किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में लगने वाला बल बराबर है तो उस पर लगने वाला नेट बल कितना होगा। विपरीत दिशा में अगर बल बराबर लग रहा है तो फिर नेट बल शून्य हो जाएगा। कितना होगा, शून्य होगा। तो 68 का आंसर होगा सेकंड, शून्य। विद्युत बल्ब का प्रतीक कौन सा है, तो विद्युत बल्ब का प्रतीक कौन सा है, तो आपको बल्ब का प्रतीक याद कर लेना है। बल्ब का प्रतीक ये वाला जो प्रतीक है वो आपके बल्ब का है, ठीक है। और ये वाला जो प्रतीक वो कुंजी का प्रतीक है, ये की का प्रतीक है कुंजी का। और ये आपके सेल का प्रतीक है। क्या है ये प्रतीक, सेल का है। और बहुत सारे सेल एक साथ मिल जाते हैं जैसे ऐसे, ठीक है, ऐसे आपके बहुत सारे सेल एक साथ मिल जाएंगे तो ये आपकी क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। सेलों का संयोजन से बैटरी बनता है। और बैटरी में आपके इस ऐसे कई सारे उपकरण निशान आपको देखने को मिलेंगे, जैसे एक और आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये आपका बैटरी हो जाती है। जब दो एक से ज़्यादा दिखे तो वो बैटरी है, और एक ही दिखे ऐसा तो आपका सेल है। और ये आपका बल्ब होता है। बल्ब के अंदर ये फिलामेंट होता है, ये आपका टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है इसका उत्तर तीसरा कर देंगे। टायर के खांचेदार क्यों बनाए जाते हैं। हमने ऊपर चर्चा की कि टायर खांचेदार क्यों बनाए जाते हैं। जूते की तली खांचेदार क्यों बनाई जाती है, घर्षण को बढ़ाने के लिए। तो उत्तर क्या करेंगे, घर्षण को बढ़ाने के लिए। घर्षण को कम करने के लिए खांचेदार नहीं बनाते हैं। जूते की तली को खांचेदार इसीलिए बनाया जाता है, खुरदरा इसलिए बनाया जाता है। आपने देखा ग्रुप वाले टायर देखे होंगे, जेसीबी के टायर देखे होंगे, ट्रैक्टर के बीच वाले टायर देखे होंगे, इनके बीच में ग्रुप खांचेदार बनाए जाते हैं। तो ऐसा घर्षण को बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। जब इनका जो ग्रुप ख़त्म हो जाता है तो वापस से इसको रिमोट करवाया जाता है। तो इसका जो खांचे वापस बनाए जाते हैं वो घर्षण को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो बच्चों जीवाश्म ईंधन कोयला भी है, पेट्रोल भी है और प्राकृतिक गैस भी है। तो तीनों ही आपके उपरोक्त सभी इसका आंसर कर देंगे। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपके पित्तरस भोजन के किस घटक का पाचन करता है। तो पित्तरस जो होता है बच्चों, वो भोजन का जो वसा होती है, फैट होती है, उसका पाचन का कार्य करता है। जबकि आपसे कोई पूछे कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में बच्चों टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट आपके अमीबा के पादाब का क्या कार्य है। तो अमीबा के जो पादाब होते हैं वो भोजन को पकड़ने में और गति करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो गति और भोजन को पकड़ने के लिए कार्य करते हैं पादाब। जो पैर होते हैं अमीबा के वो भोजन को पकड़ने में और गति करने में काम आते हैं। अमीबा में जो जनन होता है वो किस विधि के द्वारा होता है, कमेंट करके बताना। अमीबा में कौन सा अलैंगिक जनन पाया जाता है, कमेंट करके आपको बताना है। किसी व्यक्ति का जो स्वस्थ व्यक्ति है और उसका शरीर का तापमान कितना होगा। तो स्वस्थ व्यक्ति का जो शरीर का तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस इसका करेक्ट आंसर होगा। और फ़ारेनहाइट में पूछ लें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कर देना। ये दोनों आपके स्केल हैं, पैमाना होता है ताप को मापने का। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो तापमान मापता है, तो वो या तो सेल्सियस में बताएगा या फिर आपको फ़ारेनहाइट में बताएगा। तो ये दोनों बराबर होते हैं 37 डिग्री। और ये मतलब तापमान जो होते हैं वो सामान्य व्यक्ति का तापमान होता है, नॉर्मल व्यक्ति जो बीमार नहीं उसका। अगर मान लो इसका तापमान बढ़ जाता है तो अपन कहते हैं इसको ताव आ गया। क्या ताप, उसका ताप बढ़ जाता है तो उसको ताप बढ़ने से तापमान बढ़ जाता है। तो अपन उसको हाथ छू करके देखते हैं ये बहुत गर्म हो रहा है, इसका मतलब इसको तापमान बढ़ गया है, इसको बुखार आ गया है। तो इसका ताप बढ़ जाने से बुखार आ जाता है। तो ये तापमान 37 से वो 38, 39, 40 तक चला जाता है। तो फिर उसका जो तापमान बढ़ने के कारण उसको गर्म महसूस होता है, उसको अपन बिना टेम्परेचर के हाथ को छू करके देख लेते हैं इसको बुखार आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ऐसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये HCl का सूत्र है। ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहते हैं। H2SO4 ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और HNO3 ये आपका नाइट्रिक अम्ल होता है। CH3COOH ये आपका एसिटिक अम्ल है, इसको सिरका कहते हैं। ये किसका सूत्र है, ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है, एसिटिक अम्ल। और ये इसको और क्या कहते हैं, इसको अपन सिरका कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको सिरका कहा जाता है, हिंदी में इसको सिरका कहते हैं। और इसको रासायनिक नाम इसका एसिटिक अम्ल है। और ये नाइट्रिक अम्ल है, इसको सोरे का तेजाब कहते हैं। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसको गंधक का तेजाब कहते हैं। और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको नमक का तेजाब कहते हैं। अम्लों का राजा इसको कहा जाता है। ये HNO3 और ये दोनों मिलकर अम्लराज बनाते हैं। 3 लीटर तो आपका HCl, 1 मिनट, ये HCl 3 लीटर तो आपका HCl और 1 लीटर आपका ये HNO3, ये दोनों मिलाकर जो बनेगा वो आपका एक्वा रेजिया बनता है। ऊपर मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी थी, इसको साथ में मिला दिया था, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना। HNO3 और HCl दोनों इनका जो अनुपात है वो आपका 3:1 का रहता है। 3 भाग तो HCl के और 1 भाग आपके HNO3 का, दोनों मिलकर एक्वा रेजिया बनाते हैं। और ये सोने चांदी प्लेटिनम जैसे धातुओं को गलाने की भी क्षमता रखता है। पेट्रोल पंप पे आग लग जाती है तो कैसे बुझाया जाता है, तो CO2 काम में लेते हैं बच्चों। या फिर आपने देखा होगा वहाँ पर जो बाल्टियाँ पड़ी होती हैं, आग लगी उसके बाहर लिखा होता है आग, और उसके अंदर रेत भरी होती है। ठीक है, उसके अंदर क्या भरी होती है, रेत भरी होती है। तो पेट्रोल पंप पे जो लगी आग होती है उसको बुझाने के लिए या तो रेत काम में लेते हैं, मिट्टी काम में लेते हैं, या फिर
वहाँ पे जो CO2 की जो होती है अग्निशमन यंत्र, उसका काम में लिया जाता है। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड काम में लेते हैं। पानी डालने पर आग और ज़्यादा लगती है, इसलिए वहाँ उसको जो आग को पानी से नहीं बुझाया जाता है, उसको किससे बुझाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से बुझाया जाता है। ये उसके ऊपर क्या एक परत चढ़ा देती है और उसका जो ऑक्सीजन होती है उससे संपर्क तोड़ देती है। ऑक्सीजन जो होती है जलाने में सहायक होती है, ऑक्सीजन वस्तुओं को जलाने में सहायक होती है, तो ये तो वस्तुओं को जलाती है और ये बुझाती है। तो ये आपने देखा होगा, मोमबत्ती का प्रयोग आपने किया होगा, नहीं किया तो कर लेना। घर में एक छोटा सा दीपक लेना, दीपक में थोड़ा सा तेल भर के उसके ऊपर उसको तेल को बाती लगा के इसमें इसको जला देना। जला के उसके ऊपर जो ग्लास रख देना, क्या रख देना, ग्लास रख देना। थोड़ी देर बाद वो दीपक बुझ जाएगा। वो उसमें जो दीपक है वो कब तक जलता रहेगा, जब तक इस ग्लास के अंदर ऑक्सीजन है तब तक वो जलता रहेगा। जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होगी वो दीपक अपने आप ही बुझ जाएगा। तो ये ऑक्सीजन का कमाल है। ऑक्सीजन प्राणवायु है, बच्चों को सभी को जीवित रखने के लिए आवश्यक है और वस्तुओं को जलाने में भी आवश्यक है। तो याद कर लेना, ये ऑक्सीजन जो होती है वो प्राणवायु होती है, ये वायुमंडल में 21% होती हैं और नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है, वो पेड़ पौधों में उर्वरक का काम करती हैं और ये 78% होती हैं, 78% होती हैं। और वायुमंडल में 0.003% के लगभग में ये अपनी CO2 होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं। आपसे कोई पूछे कि शुष्क बर्फ़ किसको कहा जाता है, शुष्क बर्फ़ किसको कहते हैं, तो ठोस CO2 जो होती है, ठोस CO2 उसको शुष्क बर्फ़ कहा जाता है। ठीक है, ड्राई आइस कहते हैं उसको। नेक्स्ट आपके लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, क्या कहते हैं। अब इसका तो मैं आपको क्या बताऊं, ऊपर हमने चर्चा की थी, वही आपके क्वेश्चन है ये। तो लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, उसको अपन कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, यसद लेपन, हिंदी में कहते हैं इसको यसद लेपन और अंग्रेजी में इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो यसद लेपन इसका नाम याद कर लेना है, यसद लेपन, यसद लेपन इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है फिर आपके उष्मीय मान का मात्रक क्या होता है। तो उष्मीय मान का जो मात्रक होता है वो किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा उष्मीय मान किसका होता है, कमेंट करके बताना मुझे, सबसे ज़्यादा उष्मीय मान किसका होता है, सबसे ज़्यादा उष्मीय मान किसका होता है, कमेंट करके बताना। 78 का जो करेक्ट आंसर है वो आपकी दूसरा हो जाएगा, किलो जूल प्रति किलोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट है केचुओं में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है। ये लो, अपने ऊपर चर्चा की थी कि केचुआ जो होता है वो त्वचा के द्वारा श्वसन क्रिया करता है। तो गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है, त्वचा के द्वारा होता है केचुओं में। केचुआ तो आपने देखा ही होगा, बारिश की दिनों में बहुत वो लंबा लंबा चलता है, ऐसे खिसकते रहते हैं, पास में आएगा फिर लंबा होगा, ऐसे केचुआ। और क्लोम के द्वारा ये आपके मछली में होता है, मछली में क्लोम के द्वारा होता है, गिल्स। और रंध्र के द्वारा जो कॉकरोच होते हैं, कीट, उनमें ये होता है। नासिका द्वारा ये अपने मनुष्य जो वो नासिका के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट आपके रक्त का थक्का किन कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण बनता है। तो रक्त का जो थक्का बनता है वो प्लेटलेट्स के कारण बनता है, पट्टिकाणु के कारण होता है। बिंबाणु कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, बिंबाणु कहा जाता है। देखो, अपने मानव शरीर में 3 प्रकार की कणिका पाई जाती है रक्त में। एक तो RBC पाई जाती है जिसको रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। एक आपके श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं जिसको अपन WBC कहते हैं। इसको WBC को अपने शरीर का जो सैनिक कहते हैं। ये सैनिकों, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को रखती हैं। ये लाल रक्त कणिकाएँ, खून का जो रंग होता है वो लाल इस RBC के कारण होता है, क्योंकि इसमें आपके हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जब मान लो किसी व्यक्ति की चोट लग जाती है तो खून निकलता रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में जो खून है जो बहना बंद हो जाता है। इसका कारण क्या है, ये प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स जो होती है पट्टिकाणु, ये रक्त का थक्का जमाने में काम आती हैं। और किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो विटामिन आपका जो के होता है, विटामिन के, इसकी कमी से थक्का नहीं जमता है। और उसको एक बीमारी होती है, इसका नाम आपके हेमरेज बीमारी होती है। हेमरेज बीमारी में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, उस व्यक्ति के रक्त का थक्का नहीं बनता है और खून बहता ही जाता है, लास्ट में उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो ये हेमरेज बीमारी विटामिन के की कमी के कारण होता है। इसमें क्या होता है, विटामिन के की कमी से इसमें व्यक्ति का जो रक्त का थक्का है वो नहीं जमता है और खून निकलता रहता है। बाकी अगर कहीं थोड़ी चोट लग जाती है, कोई कट जाता है, तो वो थोड़ी देर बाद में खून का थक्का बन जाता है और वहाँ पर जो ब्लड है जो रुक जाता है और उस व्यक्ति की मृत्यु होने से बचाव हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति के वृक्क संक्रमण के कारण अक्रिय हो गए हैं और उसके रक्त से अपशिष्ट पदार्थ किस विधि के द्वारा अलग करेंगे। तो कृत्रिम जो आपकी किडनी लगाई जाती है उसको अपन अपोहन कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, डायलिसिस। मान लो किसी की किडनी खराब हो गई तो उसको डायलिसिस पर रखा जाता है, तो उसको अपोहन कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में इसको डायलिसिस कहा जाता है। तो ये आपको याद कर लेना है, कृत्रिम किडनी लगाई जाती है, उसको अलग से डायलिसिस पर रखे, उसके जो खून से जो रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को अलग करने की जो विधि होती है उसको अपन डायलिसिस अपोहन विधि कहते हैं। और इसका जो इकाई होती है,
जो उत्सर्जन तंत्र की इकाई होती है इसको नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नेफ्रॉन कहते हैं, वृक्काणु कहते हैं। याद कर लेना, ये 10वीं क्लास में आएगा आपके, 9वीं 10वीं में। जल और पोषक तत्वों का परिवहन किसके द्वारा होता है? जल से ज याद कर लेना, ज से जाइलम। और खाद्य पदार्थों के लिए आपके फ्लोएम होता है, ठीक है। और रंध्र के द्वारा गैसों का आपकी जो आदान प्रदान होता है पौधों में, तो ज से जाइलम है, आपको याद कर लेना है, जाइलम। नेक्स्ट आपके मूल, तना, पत्तियाँ द्वारा नए पादप उगाए जाते हैं। तो मूल, तना और पत्तियों के द्वारा जो नए पादप उगाए जाते हैं उसको कायिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। जैसे आलू का जो एक टुकड़ा है काट के उसको वापस बो देंगे तो नया पौधा बन जाएगा। तने की बात करें तो तने की बात कर लेते हैं, जैसे गुलाब का कोई टहनी है, तना है, तो उसको काट के वापस लगाएंगे तो नया पौधा बन जाएगा। किसी की जड़ें काम में आती हैं, किसी की पत्तियाँ काम में आती हैं। तो ये सभी जो नए पादप बनाने की, ये इसको अपन अलैंगिक जनन में लेते हैं। इसको अपन कायिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कायिक जनन कहा जाता है। अलैंगिक जनन नहीं कहेंगे, इसको कायिक जनन कहेंगे। जैसे आलू में पाया जाता है, गुलाब में पाया जाता है, डहेलिया है, ठीक है। डहेलिया भी एक प्रकार का पौधा होता है जो कि कायिक जनन का ही उदाहरण है। अगला प्रश्न आपके, चाल का मूल मात्रक क्या है? तो बच्चों चाल का जो मूल मात्रक होता है, चाल का मूल मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड ये चाल का मूल मात्रक है। बाकी इसको किलोमीटर प्रति घंटे के रूप में मापते हैं, किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से ही मापते हैं। आपने मोटरसाइकिल के अंदर जो एक देखा होगा, मोटरसाइकिल के अंदर घड़ी होती है, मीटर होता है। इसके ऊपर एक तो यहाँ पे मीटर चलता रहता है कि अपनी गाड़ी कितना किलोमीटर चली। ये तो ओडोमीटर, ये तो स्पीडोमीटर होता है। ये तो होता है स्पीडोमीटर, ये तो आपकी गति मापने का कार्य, ये सॉरी ओडोमीटर होता है। ये आपके जो पथ मापने का कार्य करता है, इसको पथ मीटर भी कहते हैं। ये आपकी कितना गाड़ी चली किलोमीटर वो बताता है। जबकि एक और आपके यहाँ पे सुई लगी होती है जिसमें आप जो गाड़ी को भगाते हैं, तो बीच में तो आपके आता है यहाँ पे 90, 180 या 0 से 60, ठीक है। तो उस स्पीड से ये आपके लिखा होगा, तो यहाँ पे नीचे लिखा होगा किलोमीटर प्रति आवर। उसमें गाड़ी में देखना, ये किलोमीटर प्रति आवर लिखा होगा, मिलेगा। तो वो स्पीड मापने का इकाई है। आपकी गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है। मान लो घड़ी का जो कांटा है, सुई है, वो आपके 40 पे है, तो आपकी गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है। आप इसी स्पीड से चलाएंगे तो 1 घंटे में आप 40 किलोमीटर चले जाएंगे। अगर आपकी गाड़ी 60 की स्पीड से जा रही है तो आपकी जो 1 घंटे में कितना चले जाएंगे, 60 मीटर चले जाएंगे, 60 किलोमीटर। लेकिन गाड़ी की जो स्पीड है वो 40 से 50 के बीच में ही रखनी चाहिए। इससे ज़्यादा गाड़ी की स्पीड में आपको नहीं चलाना चाहिए। तो कहते हैं ना कि अगर आप धीरे चलेंगे तो बार बार मिलेंगे, और बाकी फिर तेज़ चलेंगे तो कहाँ मिलेंगे, वो मिलेंगे फिर आपको यहाँ पर। तो समझ गए होंगे आप सभी। तो सभी को धीरे ही चलना है, आपका कोई इंतज़ार कर रहा होता है घर पे। तो ये दुर्घटना से देर भली, ये जो लिखे होते हैं रोड पे बिल्कुल सही लिखे होते हैं। तो चाल का आपको विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि जो कंपनी वालों ने दे दिया कि ये जो सुई है वो यहाँ से आप सीधा इधर ला के उसको इतनी स्पीड से चला रहे हैं कि ये सुई आपके 180 पे जा रही है। ऐसा काम आपको नहीं करना है। नेक्स्ट 85 नंबर, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर आधारित, हमने ऊपर चर्चा की थी। हीटर है, बल्ब हैं, प्रेस हैं, ये सभी आपके विद्युत धारा की तापीय प्रभाव, थर्मल इफेक्ट जो होता है उस पर आधारित ये कुछ उपकरण है। इनका नाम आपको याद कर लेना। विद्युत केतली है, फिर आपके विद्युत चूल्हा है, निमंजन छड़ जो पानी गर्म करने की रोड होती हैं वो भी इसी पर आधारित होती हैं। नेक्स्ट आपके, उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है, उत्तल से प्रतिबिंब आपका वास्तविक और उल्टा बनता है। जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा वो हमेशा उल्टा होगा, जो सीधा होगा वो आभासी होगा, ठीक है। तो आभासी और सीधा ये आपकी अवतल लेंस में होता है। किस में होता है? अवतल लेंस में होता है। और आपने देखा होगा दो दोष होते हैं, दोष हैं ये, निकटदर्शी दोष और दूरदर्शी दोष। अगर मान लो किसी को जो किताब पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ उसको प्रॉब्लम होती है, तो इसका मतलब उसके निकटदर्शी दोष हैं। वो पास की चीज़ साफ पढ़ रहे हैं लेकिन बोर्ड पे लिखी चीज़ नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसके निकटदर्शी दोष है। और निकटदर्शी दोष में जो लेंस काम में लेते हैं चश्मे में, वो निकटदर्शी दोष वाला क्या होता है? अवतल लेंस होता है। कोई कोई जो किताब तो ढंग से नहीं पढ़ पाते, मतलब सही से नहीं पढ़ पाते, लेकिन बोर्ड पे लिखी वस्तु साफ साफ पढ़ लेते हैं, तो उसके दूरदर्शी दोष है। दूर की चीज़ साफ पढ़ रहे हैं, पास की चीज़ साफ नहीं पढ़ पाता है, तो उसके उत्तल लेंस काम में लेते हैं। उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। श्वेत प्रकाश मिश्रण होता है, तो ये 7 रंगों का मिश्रण होता है। बेजानी हपिनाला, बेनी आह पिनाला, बेनी आह पिनाला, बेनी आह पिनाला, विबग्योर, VIB विब, GYOR विबग्योर, ठीक है। बेजानी हपिनाला आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो ये CO2 गैस ग्रहण करते हैं। ये CO2 तो ग्रहण करते हैं और अपने लिए कौन सी गैस छोड़ते हैं? O2 छोड़ते हैं।
अपन O2 लेते हैं और CO2 वापस छोड़ते हैं। तो ये प्रक्रम जो चलता रहता है। पौधे जो होते हैं वो रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, क्योंकि आपको सूर्य का प्रकाश देखने को नहीं मिलता है। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में ही करते हैं, ये भी आपको याद करना है। नेक्स्ट है आपके सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाला उत्पाद क्या कहलाता है। तो सूक्ष्म जीव जो मृत पादपों पर जो क्रिया करते हैं उससे जो उत्पाद बनता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसका उत्तर हो जाएगा आपके ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस खाद में ज़्यादा पाया जाता है, उर्वरक में ह्यूमस नहीं पाया जाता है। तो खाद जो होती है वो फसलों के लिए उत्तरदायी बहुत ही लाभदायक होती है। उर्वरक लाभदायक होता है लेकिन वो फिर केमिकल होता है, तो अपने शरीर के लिए वो नुकसानदायक होता है। जल में रोगाणु मुक्त करने वाले रसायन का नाम आपको बताना है। तो जल में जल को रोगाणु मुक्त कौन करता है। जल को आपको शुद्ध करना है, पानी की टंकी को साफ़ करना है, उसमें जीवाणु को हटाना है, तो उसमें क्लोरीन मिला दो या फिर ओजोन मिला लो। ओजोन O3 को कहते हैं, क्लोरीन Cl को कहते हैं। या फिर इसमें फिटकरी मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है, फिटकरी मिलाई जाती है। या फिर इसमें पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा मिलाई जाती है, लाल दवा। तो ये पानी को साफ़ करने के कुछ रसायन है, इनका नाम आपको याद कर लेना है। क्लोरीन और ओजोन का भी उपयोग किया जाता है पानी को साफ रोगाणु मुक्त करने के लिए। अगला है कि आजकल बुआई के लिए कौन सा प्रयोग उपकरण काम में लेते हैं। तो मैंने ऊपर पूछा था आपको कि बुआई के लिए कौन सा उपकरण काम में लेते हैं, तो वो उपकरण का नाम है आपके सीड ड्रिल। रहर सिंचाई के साधन है, कुदाली खुदाई का साधन है, निराई गुड़ाई करते उसमें काम आता है। और ड्रिप तंत्र आपकी आधुनिक सिंचाई का साधन है जो कि जल संरक्षण की एक विधि है। कौन सा आहार किशोरों के लिए सर्वोत्तम है। तो बच्चों सर्वोत्तम जो किशोरों के लिए आहार होता है वो रोटी चावल और सब्जी होता है। ये जो टिक्की लेमन पे कोक होता है वो अपने फास्ट फूड जो होते हैं अपने शरीर में नुकसानदायक होते हैं। नूडल्स पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह ये भी आपके नुकसानदायक होते हैं। चिप्स कोक बर्गर ये भी नुकसानदायक होते हैं। रोटी सब्जी चावल होता है वो अपने शरीर के लिए पोषक तत्व का काम करते हैं, शरीर को हेल्दी बनाते हैं। तो आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा घर का जो खाना है वो खाना है, बाहर की चीज़ें कम से कम आपको उपयोग में लेनी है, ताकि आपका जो शरीर है वो हेल्दी रहे और आप और ज़्यादा इसमें पढ़ाई कर पाएँ। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल बाहर की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और उनकी जिद करते हैं, पिज़्ज़ा खिलाओ बर्गर खिलाओ इस प्रकार की चीज़ें, या टिक्की खिलाओ आलू टिक्की पानी पूरी। तो आलू टिक्कियाँ वगैरह ये शरीर के लिए नुकसानदायक होती हैं, और ये जो पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह ये सभी फास्ट फूड में आते हैं। तो घर का जो खाना होता है रोटी सब्जी चावल इसके ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेवन करना है, ताकि आपका जो शरीर और स्वस्थ रहे। अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। तो जो कभी समाप्त नहीं होने वाले होते हैं उनको अपन अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो इसमें खनिज समाप्त हो जाएगा, पेट्रोलियम समाप्त होने वाला है, वन भी धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश जो होता है वो अक्षय प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। हवा है, पानी है, ये आपके जो अक्षय प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत हैं। इसके अलावा ये सौर ऊर्जा जो होती है वो नवीकरणीय, इसको बार बार नवीकरण किया जा सकता है। ये आपकी गैर परंपरागत भी है, ये सालों से नहीं चलती आ रही, आधुनिक ऊर्जा के संसाधन है। निरापद जो माचिस होती हैं, ठीक है, निरापद जो माचिस होती है सेफ्टी माचिस, घर में देखी होगी माचिस, उसके ऊपर जो दोनों तरफ है जो लाल लाल कलर के जो निशान होते हैं जहाँ से अपन तीली को रगड़ते हैं और वो घर्षण के कारण जो उसमें आग उत्पन्न होती है। तो वो जो लाल कलर की जो दिखाई देती है वहाँ पर आपको किसका लेप लगा होता है। तो या फिर उसकी जो माचिस की तीली होती है उसके ऊपर लाल कलर की जो बिंदी लगी होती है वो उसमें मसाला कौन सा होता है ये पूछा जा रहा है इसमें। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड। इसका इसमें फास्फोरस या फिर लाल फास्फोरस का भी उपयोग इसमें किया जाता है। वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है। तो वनोन्मूलन का जो स्थायी हल है ये है कि आप पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो ये सारी चीज़ें कम हो जाएगी। तो आपको भी जो आपका बर्थडे आता है उस दिन, आपका बर्थडे कब है मुझे कमेंट करके बताना, आपको विश करेंगे। आपके बर्थडे के दिन आपको एक पौधा अवश्य लगाना है और उस पौधे की देखभाल आपको अगले बर्थडे तक करनी है, ताकि आपका जो जन्मदिन है वो मनाना सार्थक हो जाएगा और आपके जो योगदान है वो भी पर्यावरण में बढ़ जाएगा। कौन कौन ये काम करने को तैयार है, अपना जो सुझाव है कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट है फिर आपके 96 नंबर है कि युग्मक संलयन मादा के शरीर से बाहर होता है। तो मादा के शरीर से बाहर होता है तो वो क्या हो जाएगा, बाई निषेचन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपके अगला प्रश्न है 97 नंबर कि एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उद्दीप्त करती हैं। तो एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। तो ये स्रावित होता है स्रावित तो होता है लेकिन इसको कौन उद्दीप्त करता है। तो उद्दीप्त करने का कार्य पीयूष ग्रंथि करते हैं, क्योंकि पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है, इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। जबकि एस्ट्रोजन जो हार्मोन जो होता है वो मादा जनन हार्मोन है जो कि अंडाणु के द्वारा स्रावित होता है।
अग्न्याशय ग्रंथि ये आपके इंसुलिन को स्रावित करती हैं। एड्रिनल ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड से, इसमें गलगन गेंगा रोग होता है, ये करो या मरो हार्मोन होता है, और ये आपके जो मधुमेह रोग होता है उसको बचाने का कार्य करते हैं। फिर नेक्स्ट आपके विश्व में सभी वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर कौन सा बल लगाती है? तो विश्व में सभी वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर पेशीय बल लगाती है। कौन सा बल लगाती है? पेशीय बल। मान लो पेड़ के ऊपर सेब लगा हुआ है, सेब के पेड़ के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर सेब का पेड़ लगा हुआ है और इस सेब का पेड़ से सेब टूटेगा तो ये नीचे की ओर ही गिरता है। तो इसका क्या कारण है? ये नीचे की ओर क्यों गिरता है? कौन से बल के कारण ये नीचे की ओर गिरता है? कमेंट करके आपको बताना है। और एक जो चुंबक जो होती हैं, चुंबक वो लोहे की कील को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो इसका क्या कारण है? किस कारण ये होता है? सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से होता है। कम होता है या ज़्यादा होता है ये पूछे जा रहे हैं। तो सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से आपके कम होता है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। सर्पी घर्षण में कम अक्षर है, स्थैतिक में ज़्यादा है, तो इसको ऐसे याद कर लेना, सर्पी कम होता है, स्थैतिक ज़्यादा होता है। इसमें कम अक्षर है तो कम होता है, ज़्यादा अक्षर है तो ज़्यादा होता है, याद करने के लिए। फिर आपका 2,4-D क्या है? तो बच्चों 2,4-D एक खरपतवारनाशी है, याद कर लेना। ये 2,4-D एक खरपतवारनाशी है, इसको आपको याद कर लेना है। तो ये थे आपके विज्ञान के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये 1 घंटे और 25 मिनट का वीडियो बना है। जिस विद्यार्थी ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो इसको आप जो बार बार रिवाइज करें और बहुत ही शानदार आपकी तैयारी हो जाएगी वार्षिक परीक्षा के लिए भी और आपके NMS के पेपर के लिए भी, नवोदय के पेपर के लिए भी। तो ये क्वेश्चन बैंक बहुत ही शानदार पेपर तैयार किया गया है आपके बोर्ड की ओर से। और अगले वीडियो में आपको जो गणित का जो पेपर आपको देखने को मिलेगा इसका सॉल्यूशन मैं आपको करवा दूंगा। गणित के भी 100 प्रश्न आपके गणित के हैं और 110 प्रश्न आपके सामाजिक के हैं। ये 3 वीडियो अगर आप ढंग से देख लेंगे तो 90 में से आपके आराम से 70+ प्रश्न आपके आराम से सही हो जाएंगे। तो क्योंकि प्रश्न इन्हीं में से बनेंगे और आपका जो पेपर है बहुत ही शानदार होगा। इसके अलावा मेट का जो पेपर आएगा उसकी भी तैयारी आपको करवाएंगे। 300 प्रश्न आपके मेट के जारी किए बोर्ड की ओर से, तो उन 300 प्रश्नों को ही अपन यहाँ पर सोल्व करेंगे ताकि आपका कोई भी प्रश्न 90 में से गलत ना हो। तो 300 को 300 अगर आप सोल्व कर लेते हैं तो आपके इसमें मेट में भी आपके 90 में से 70+ प्रश्न आप आराम से इसमें सही कर पाएंगे। तो ये आपका वीडियो था कक्षा 8 के लिए, NMS परीक्षा के लिए और आपके वार्षिक परीक्षा दोनों के लिए काम आएगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले पेपर के लिए। तो ज़रूर इस वीडियो को सभी दोस्तों साथ में शेयर करना। और ऐप के ऊपर अगर आप टेस्ट देना चाहते हो तो ऐप के ऊपर आपकी टेस्ट सीरीज़ भी है 49 रुपीज़ में, तो आप ऐप के ऊपर टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 49 रुपये में आपको 2016 से लगा के 2024 तक के पुराने पेपर मिल जाएंगे। पूरे भारत में अलग अलग स्टेट में जो भी पेपर होते हैं सारे के सारे। और इसके अलावा आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, पुराने पेपर मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक मिलेंगे। क्वेश्चन बैंक वगैरह ये तो आपके फ्री है, सारे बोर्ड की ओर से जारी किए गए, ये तो आप फ्री है वैसे भी आप देख सकते हैं। लेकिन आपके जो ये पुराने पेपर वगैरह हैं वो आपको सारे उसमें ऐप के अंदर ये 49 में मिल जाएंगे। जिनको भी लेना है ले सकते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। और आपकी वार्षिक परीक्षा में जो बच्चे टॉप रहेंगे उनको टैबलेट भी मिलेगा सरकार की ओर से। और जो ऐप के अंदर जो टेस्ट सीरीज़ वाले बच्चे हैं और जो टॉप 3 बच्चे रहेंगे उनको 1100 की जो पुरस्कार राशि है वो आपको ऐप की तरफ से प्रदान की जाएगी। ये आपको ऑनलाइन मिलेंगे। तो जिन भी बच्चों का सपना है 48,000 की छात्रवृत्ति लेने का, 1100 का पुरस्कार प्रदान प्राप्त करने का और टैबलेट लेने का, तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपना व्हाट्सअप ग्रुप इसको ज्वाइन कर लेना। आपको इस परीक्षा से संबंधित और भी कोई प्रॉब्लम है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 75 68 35 0069, इस पर मैसेज कर देना, आपको सॉल्यूशन करवा देंगे। तो जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में आपके सामाजिक के और गणित के पेपर के साथ में। तब तक जय हिंद जय भारत। और वो सभी पेपर आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएंगे। तो व्हाट्सअप ग्रुप में लिंक उपलब्ध हो जाएगा, इस वीडियो के नीचे भी आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।